नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। तो अभी हम देखेंगे बिहेवियर की थर्ड यूनिट जो कि हमारे सिलेबस में दी हुई है, लर्निंग एंड मोटिवेशन के नाम से। तो लर्निंग एंड मोटिवेशन क्या होता है ये जानें। उससे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आरपीएससी द्वारा हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है। तो देखो, आरपीएससी द्वारा सिलेबस में दिया हुआ है वो कुछ दिया हुआ है। लर्निंग एंड मोटिवेशन तो टाइटल है और उसमें दिया हुआ है अंदर सब टाइटल के रूप में स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड मॉडल ऑफ मेमोरीज एंड कॉज ऑफ फॉरगेटिंग एंड असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन। हिंदी में पढ़ें तो लर्निंग अर्थात अधिगम और मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा। तो इसके सबटाइटल दे रखे हैं कि अधिगम की शैलियां, स्मृति के प्रारूप, विस्मृति के कारण और अभिप्रेरणा का आकलन। लेकिन क्या सिर्फ जो ये सबटाइटल दे रखे हैं इनको पढ़ना ही काफी होगा? तो कहेंगे बिल्कुल पढ़ना काफी नहीं होगा, आपको इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ही पढ़ना पड़ेगा। अब क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए हम लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस किया है मैंने, और जहां से सिलेबस लिया गया अर्थात एनसीईआरटी बुक, वहां से कुछ चीजें मैंने उठाई हैं। तो उसके बाद जो सिलेबस को डिकोड किया है वो कुछ इस प्रकार से किया है कि देखो, मैंने इस पूरे लर्निंग एंड मोटिवेशन जो टॉपिक है इसमें तीन चीज आपको बिल्कुल अलग दिख रही होंगी। एक तो लर्निंग, उसके अलावा मेमोरी और फॉरगेटिंग तीन, और चौथी हो गई इसमें मोटिवेशन। तो इस प्रकार से मैंने इस पूरी यूनिट को आपकी सुविधा के लिए चार पार्ट में तोड़ दिया है, जिसमें पहले में हम अधिगम को देखेंगे, उसके बाद स्मृति को, उसके बाद विस्मृति को और उसके बाद अभिप्रेरणा को। तो सबसे पहले सिलेबस को हम डिकोड करते हैं अर्थात डिटेल में सिलेबस में चर्चा करते हैं। तो अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, ठीक है। तो लर्निंग में क्या देखेंगे, पहले तो लर्निंग को समझेंगे कि एक्चुअल में लर्निंग होता क्या है। उसके बाद लर्निंग की विशेषता देखेंगे, कैरेक्टर्स देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ लर्निंग देखेंगे, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम इनको एक बार देख लेंगे ऊपरी तौर पे। और अधिगम की शैलियां, ये तो प्रॉपर है, ये प्रॉपर दे रखा है, तो इसको तो हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम अधिगम को पढ़ेंगे। देन देखेंगे हम स्मृति अर्थात मेमोरी सबसे पहले देखेंगे मेमोरी की मीनिंग। उसके बाद मॉडल ऑफ मेमोरी, ये जो हमारे दिया हुआ सिलेबस में कि मॉडल ऑफ मेमोरी, तो इसको हम विशेष तौर पे देखेंगे। तो जहां पे डबल स्टार लगा रखा है उन चीजों को विशेष देखेंगे। देन हम देखेंगे स्मृति में सबसे पहले मीनिंग जानेंगे उसका, फिर एबिंगहॉस वक्र देखेंगे और उसके बाद एबिंगहॉस वक्र, और उसके बाद देखेंगे उसका सिद्धांत। इसके बाद क्या देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन में सबसे पहले देखेंगे हम मीनिंग उसके बाद अभिप्रेरणा चक्र, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, और उसके बाद आकलन जो कि हमारे सिलेबस में मूल्य दिया हुआ है, तो उसका हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से हम लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक आप चीजों को समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम चीजों को आगे लेके चलने वाले हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा पहला टॉपिक है अधिगम। तो अधिगम के बारे में देखते हैं। तो देखो क्या है अब अधिगम। अब मैंने क्या बताया आपको, कभी भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसका हमारे मस्तिष्क में, मेमोरी में एक मैपिंग होनी चाहिए कि अधिगम होता क्या है, तभी उस चीज को हम सही तरीके से परस्यू कर पाएंगे, सही तरीके से लर्न कर पाएंगे, सही तरीके से समझ पाएंगे। तो देखते हैं अधिगम क्या होता है, अधिगम अर्थात लर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले अधिगम अर्थात लर्निंग है क्या, तो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं इसका कि मतलब क्या है। तो देखो, अधिगम की जो मीनिंग होती है, अधिगम की मीनिंग होती है सीखना, यानी कोई भी चीज आप सीख रहे हो उसको अधिगम कहेंगे, और इंग्लिश में बोले तो लर्निंग। एक डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन तौर पर कह सकते हैं कि अभ्यास और अनुभव, ये दोनों चीज शामिल होंगी। अभ्यास यानी बार बार उस चीज का हम रिपीट कर रहे हैं उसी चीज को। अनुभव अर्थात साक्षात अनुभव ले सकते हैं हम उस चीज का। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला यानी बिहेवियर में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या अपेक्षित स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो एक बार वापस से देखेंगे क्या है अधिगम। अधिगम अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षित स्थायी परिवर्तन है, वो क्या है, अधिगम अर्थात लर्निंग। तो आप समझ गए होंगे लर्निंग किसे कहते हैं, अधिगम किसे कहते हैं। अब इसकी कुछ विशेषता देख लेते हैं। विशेषताओं से क्या होगा, एक डीप मीनिंग समझ में आ जाएगा लर्निंग का। तो देखो, पहली विशेषता है वो है कि अधिगम के कारण व्यक्ति के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वे अपेक्षाकृत स्थिर होता है। तो इस चीज के बारे में हम डेफिनेशन में चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है, अपेक्षाकृत स्थायी होता है। जो लर्निंग से जो चेंजेज आएंगे वो अपेक्षाकृत स्थायी होंगे। कहने का मतलब जो स्थायी चेंजेज होंगे या परमानेंट चेंजेज होंगे वही लर्निंग कहलाएगा, इस तरीके से भी कह सकते हैं।
देन सेकंड कैरेक्टर क्या होगा इसका कि अधिगम संयोजन में मदद करता है। अब आप कहेंगे संयोजन में मदद कैसे करेगा अधिगम? तो देखो कोई भी चीज हम सीखेंगे वो उसमें हमारे अनुभव शामिल होंगे, हमारे अभ्यास शामिल होगा, तो उसे समायोजन हो जाएगा। समायोजन कैसे? कि हमने बिहेवियर को सही तरीके से किस तरीके से बिहेव करना है हमें, ये हमने सीखा। तो ये क्या हुआ, ये किसी भी चीज को सामंजस्य बनाने में या समायोजन करने में हमारी हेल्प करेगा, कहीं पे एडजस्टमेंट करने में हमेशा हेल्प करता है। देन हम देखेंगे कि अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो लर्निंग प्रोसेस है वो लाइफ टाइम चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि एक उम्र के बाद रुक जाता है। लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और नई चीजें इवॉल्व करते रहते हैं, तो ये लर्निंग है। और जो कि सार्वभौमिक होती है। सार्वभौमिक का क्या मतलब है, ये मैंने आपको पहले बता दिया लास्ट लेक्चर्स में, एक बार वापस से बता देता हूं। सार्वभौमिक का मतलब होता है कि जो चीज इंडिया में है वो यूएसए में भी होगी, वो ब्रिटेन में भी होगी, वो ब्राजील में भी होगी, वो अफ्रीका में भी होगी, कहीं पे भी, मतलब हम इस यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी रहें, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया सॉरी प्रोसेस। और ये जो है, ये अधिगम जो होता है वो कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा नहीं जरूर कि सिर्फ यहां पे इंडिया में हम कुछ चीज सीख सकते हैं, यूएसए में भी सीख सकते हैं, अर्थात लर्निंग कर सकते हैं। देन जो चौथा कैरेक्टर्स है वो है कि अधिगम स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लर्निंग मतलब कुछ अचानक सीख जाते हैं, इसके लिए हमें अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन की। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू सिखाते हैं। अधिगम क्या है? सीखना। अब क्या सीखना चाह रहे हैं हम? मान के चलो हम क्रिकेट खेलना सीखना चाह रहे हैं, तो क्रिकेट खेलने की हमें अभिप्रेरणा कहां से मिली? पुराने टाइम पे देखें तो गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, और आज के टाइम पे विराट कोहली जिस प्रकार से खेलता है, उसकी फैन फॉलोइंग है, या जिस प्रकार से उनको सम्मान मिलता है, पूरी कंट्री उनके लिए एक हो जाती है, दुआएं करती है, तो इस चीज को देख के हमारे मन में एक मोटिवेशन आता है कि हम भी कुछ ऐसा करें। तो ये जो मोटिवेशन आया, इससे क्या हुआ? इससे हमें अधिगम करने की प्रेरणा मिली। तो ये क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, इसके लिए प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। देन फिफ्थ कैरेक्टर्स है कि अधिगम प्रक्रिया जो होती है या लर्निंग जो प्रोसेस होता है, इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? क्रियात्मक, मोटरसाइकिल, भावनात्मक यानी अफेक्टिव, एंड संज्ञानात्मक अर्थात कॉग्निटिव। कैसे? वही आपको क्रिकेट के एग्जांपल से सिखाऊंगा कि क्रियात्मक कैसे, कि जिस प्रकार से विराट कोहली मूव कर रहा है, किस प्रकार से रनिंग कर रहा है, किस प्रकार से अपना बैट चला रहा है, तो वो क्या हो गया? क्रियात्मक। भावनात्मक क्या? कि एक प्रेशर मेंटेन हो चुका है पूरी टीम पे, बहुत ज्यादा विकेट, 3 से 4 विकेट गिर चुके हैं 4-5 ओवर में, तो उससे क्या है? इमोशनल हो जाता है इंसान, और पूरा ग्राउंड क्राउड है, क्राउड चिल्ला रहा है, तो अपनी भावनाओं को, अपने संवेग को कंट्रोल करना, ये क्या हो गया? भावनात्मक। और संज्ञानात्मक क्या है? संज्ञानात्मक आप जानते हो कि किस तरीके से, किस डिग्री पे बॉल आ रही है, या किस तरीके से आउट स्विंग कर रही है या इन स्विंग कर रही है, तो उसको किस तरीके से खेलना है, ये समझ हमारे अंदर से आती है। तो ये क्या है? ये अधिगम प्रक्रिया है। कहने का मतलब लर्निंग जो होती है उसमें तीनों पक्ष शामिल होते हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार के इन विशेषताओं से आप समझ पाए होंगे कि लर्निंग क्या होती है, अर्थात अधिगम क्या है, सीखना क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब विशेषताओं के बाद अभी हम देख लेते हैं अधिगम के प्रकार। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, टाइप ऑफ लर्निंग हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं आपको बता देता हूं सिर्फ कौन कौन से हैं, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी साइकोलॉजी की बुक्स उठा के उनमें से पढ़ सकते हो। हालांकि मैं शॉर्ट में आपको बता दूंगा क्या होता है। तो देखो, जो पहला प्रकार है वो है प्रयास और त्रुटि द्वारा। ये थार्नडाइक ने दिया था और बिल्ली पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था, उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ये क्या था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत क्या है कि इन्होंने एक बिल्ली को एक जाल में बंद कर दिया, और बंद करने के बाद बाहर उसे मांस का टुकड़ा पटक दिया जिसे बिल्ली खाना चाहती है और भूखी है, लेकिन वो बंद है। क्या? पिंजरा बंद है, पिंजरे में बंद कर रखा है, लेकिन पिंजरे में एक बटन ऐसा है, या फिर कह सकते हैं एक स्विच ऐसा है, जिसको अगर बिल्ली प्रेस करेगी तो वो खुल जाएगा और उसके बाद वो मांस का टुकड़ा खा लेगी। लेकिन उसको पता नहीं है क्या है, तो वो जब उसको भूख बढ़ती गई तो वो इधर उधर घूमती रही जंगल चारों तरफ, जो भी कुछ उसे मिला उसको दबाती रही या फिर अपने मुंह से चबाती रही, लेकिन किसी प्रकार से नहीं खुला। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि अचानक उस स्विच पे उसका पैर पड़ा और वो खुल गया। क्या? पिंजरा खुल गया और उसने मांस के टुकड़ों को खा लिया। तो इससे क्या हुआ? पहले उसने प्रयास किए, कई बार वो उस स्विच पे पैर नहीं रख पाई, लेकिन एक टाइम पे रख दिया। तो इस प्रकार से प्रयास और त्रुटि,
का जो सिद्धांत है ये इस प्रकार से, मतलब उसे अधिगम हो गया, बार बार ये प्रक्रिया दोहराई गई, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने डायरेक्ट ही स्विच पे पैर रखा और अपना भोजन कर लिया। ये प्रयास और त्रुटि है। एक होता है शास्त्रीय अनुबंधन, यानी क्लासिकल कंडीशन जो होता है उसमें क्या होता है, ये पावलाव ने दिया था और कुत्ते को पड़ दिया था। इसने क्या किया था कि कुत्ते को अपना बैठा हुआ है आराम से, तो उसने क्या किया कि पहली बार जो किया कि कुत्ता कि जब भी मतलब भोजन रखा जाता डॉग को, उस टाइम पे एक हॉर्न बजाया जाता या फिर एक आवाज निकाली जाती। अब उस आवाज से उस कुत्ते को एक अनुभव हो गया कि जैसे ही भोजन आता है वैसे ये आवाज आती है, या फिर ये आवाज आती है उसके तुरंत बाद भोजन आता है। एक टाइम बाद क्या हुआ कि नॉर्मल जो कुत्ता है उसके सामने भोजन रखा जाता है तो मुंह से लार आती है, लेकिन जब भोजन शुरू में तो ऐसा होता था कि भोजन आता था तभी लार आती थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे ही उस आवाज आई या उस हॉर्न की आवाज आई या उस सीटी की आवाज आई तो उसके बाद उसके मुंह से लार आने लगी, और लार आने के बाद फिर वापस से भोजन रख दिया गया। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि सिर्फ हॉर्न आई, हॉर्न की आवाज आई, लेकिन भोजन नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी उसके मुंह से लार आ रही है। तो इस प्रकार से काफी डिटेल में है, लेकिन आप ये समझ लो कि इस प्रकार से उन्होंने एक अनुबंधन बना लिया, किसके साथ, उस आवाज के साथ। देन था क्रिया प्रसूत द्वारा सीखना। ये क्या, ये स्किनर ने किया था और चूहे पे किया था। इन्होंने क्या किया कि जिस प्रकार से प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था उससे कुछ कुछ मिलता जुलता था, लेकिन यहां पे तो क्या, यहां पे बिल्ली के लिए जो भोजन था वो उद्दीपक का काम कर रहा था। किसका, उद्दीपक का। उद्दीपक आप समझ रहे हो, उद्दीपक अर्थात स्टिमुलस का काम कर रहा था, उसको देखते हुए प्रेरित हो रही थी। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि चूहा पिंजरे में बंद है और उसी प्रकार का स्विच है, लेकिन उसे भोजन दिख नहीं रहा है। चूहा इधर उधर पिंजरे में उछल कूद कर रहा है और अचानक उसका स्विच पे पैर रखा गया और ऊपर से अचानक से भोजन गिरा और उसने भोजन खा लिया। अब वापस से फिर ये कंटिन्यू अभिक्रिया करता रहा वो, और एट द एंड उसे पता लग गया कि इस स्विच को दबाने पर यार यहां कूदने पर मुझे भोजन मिलता है। तो वो सारी चीजें उसकी लर्निंग में आ गई, या फिर उन चीजों को वो सीखने लगा। तो ये तीसरा नियम था सीखने का। चौथा था अंतर्दृष्टि। ये काफी हद तक काफी फेमस भी हुआ था, अंतर्दृष्टि द्वारा इनसाइट। इसमें कोलर ने दिया था और चिंपांजी था। इसमें क्या था कि आपको क्रिया ज्यादा नहीं करनी है, सोचने में बल देना है। कैसे कि एक चिंपांजी था, उसको एक रूम में छोड़ दिया और 3 बक्से रखे हुए थे वहां पे, और कुछ दूरी पर केला टांग दिए। अब केलों को वो कैसे पकड़े, तो उसने सोचा, डायरेक्ट क्रिया नहीं की, उछल कूद स्टार्ट नहीं की, उसने सोचा वो उस जो बॉक्स रखे होते उस बॉक्स पे चढ़ा और ऊपर देखा, उसने पकड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी नहीं पकड़ पाया। फिर बाद में दूसरा बॉक्स रखा, फिर पकड़ने की कोशिश की, फिर भी नहीं रख पाया। फिर तीसरा बॉक्स रखा, फिर पकड़ने की कोशिश की और केले पकड़ लिए और खा लिए। तो इसमें क्या कि पहले उसने अपना विजन डेवलप किया, दृष्टि डेवलप की, और उसके द्वारा उसने कोई ज्यादा उछल कूद नहीं की, डायरेक्ट अपने लक्ष्य को पा लिया। देन चौथा जो 5वां नियम था या सिद्धांत था वो था प्रेषणात्मक या सामाजिक अधिगम, जो कि अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। अल्बर्ट बांडुरा मॉडल भी बोलते हैं इसको, ऑब्जर्वेशनल या सोशल लर्निंग बोलते हैं। सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे कि समाज में या हमारे आसपास जो चीज हो रही है उनको देख के सीखना, उनको ऑब्जर्व करना और उसी तरीके से करने की कोशिश करना। तो ये था ऑब्जर्वेशन लर्निंग। देन नेक्स्ट था आधुनिक संज्ञानवाद, ये ब्रूनर ने दिया था। और ब्रूनर साहब कहते हैं आधुनिक संज्ञानवाद में कि कभी भी कुछ भी सीखा जा सकता है। ऐसा नहीं है किसी सीखने के लिए कोई एज लिमिट है, मतलब इंसान कभी भी कुछ भी सीख सकता है। और जो लास्ट मॉडल है जो काफी फेमस भी है वो है अनुभाविक अधिगम, जो कि डेविड कोल्बे ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ये एक न्यू कंसेप्ट है। और कंसेप्ट मैपिंग है। कंसेप्ट मैपिंग कैसे, जिसके बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूं कि आप अपने माइंड में एक मैप तैयार कर लें कि किस तरीके से, जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो उससे पहले मैं आपको बता दिया किस तरीके से हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से हमें कोई भी चीज सीखनी है तो उससे पहले उस चीज को सीखने के लिए एक मैपिंग तैयार कर लेनी चाहिए और उसके द्वारा हमें सीखना चाहिए। इससे क्या सीखना ज्यादा स्थायी भी होता है और जल्द भी सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सिद्धांत थे। हालांकि आपको इनको ज्यादा नहीं देखना है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन चूंकि अधिगम टॉपिक दिया हुआ था तो मैंने शॉर्ट में एक 5 मिनट में आपको बता दिए। अगर आप इच्छुक हैं इनको पढ़ने के तो किसी भी किताब से, साइकोलॉजी किसी भी किताब से आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, हो गया। अभी आगे देखते हैं जो कि हमारे सिलेबस में है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देखते हैं स्टाइल ऑफ लर्निंग अर्थात अधिगम की शैलियां। ये इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं क्या होता है अधिगम की शैलियां अर्थात स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो कुछ रफ वर्क कर रखा है मैंने, इसीलिए कर रखा है कि एक कक्षा है।
अर्थात एक क्लास है, क्लास में एक टीचर होता है, वो सारे स्टूडेंट्स को क्या करता है, सिखाता है। तो सिखाना क्या हुआ, इनपुट करना हुआ। लेकिन सभी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट्स होता है वो एक जैसा नहीं होता। क्लास एनवायरनमेंट एक जैसा, टीचर्स पढ़ाने वाला भी सेम, सामग्री भी वही जो कि यूज में ले रहा है एक टीचर, लेकिन सभी स्टूडेंट्स का जो आउटपुट है वो अलग अलग है। वो क्या है, क्यों है, तो वो है स्टाइल ऑफ लर्निंग की वजह से। क्यों, क्योंकि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। हो सकता है एक इंसान सिर्फ आप मौखिक किसी चीज को बोलो डायरेक्ट याद कर ले, दूसरा इंसान उसी प्रकार से जब तक आप उसको उस चीज को प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाओगे तब तक नहीं कर पाए, तीसरा इंसान उस चीज को बार बार रिपीट करेगा तब सीख पाएगा। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के, अलग अलग पर्सन के। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे कि अधिगम की शैलियां क्या है। एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लिया और उसके द्वारा मैंने कोशिश की आपको समझाने की। बहरहाल देखते हैं अधिगम शैली क्या है। तो इसमें है लर्नर। लर्नर कौन है, अधिगम करता जो सीखना चाहता है, उसके द्वारा उद्दीपकों का उपयोग करके। अब मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि कभी भी जब लर्निंग कर रहे हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की। और जो उद्दीपक है ये क्या है, ये एक तरीके से मोटिवेशन का काम कर रहा है। किसका, मोटिवेशन का काम कर रहा है, अर्थात अभिप्रेरणा का काम कर रहा है। कोई भी चीज उद्दीपक क्या हो सकता है, कोई भी हो सकती है। जैसे विराट कोहली को देख के, उसके फेम को देख के, फैन फॉलोइंग देख के वो हमारे लिए उद्दीपक का काम कर सकती है। कोई सीखना चाह रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी आईएएस जा रहा है तो आईएएस का जो मान सम्मान है या प्रशासनिक अधिकारी के जो जिस प्रकार से वैल्यू मान सम्मान होते हैं या उसकी पावर होती है, उसको देख के इंसान प्रेरित हो सकता है। एक तरीके से उस लाल बत्ती को देख के जो लगी रहती है, हालांकि अब तो नहीं रही, लेकिन फिर भी जो पहले थी उस लाल बत्ती को देख के, लाल बत्ती का मतलब उस लाल बत्ती से नहीं है, लाल बत्ती का मतलब है कि वो शान शौकत, वो जिस प्रकार से रेपुटेशन थी, उसको देख के बंदा मोटिवेटेड हो सकता है, या फिर कोई भी पर्सन मोटिवेटेड हो सकता है और वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है। जिस प्रकार से हम में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए कुछ ना कोई मोटिवेशन होगा ना, कोई ना कोई उद्दीपक रहा होगा आरएस की तैयारी करने के लिए। हालांकि वो हो सकता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है या फिर समाज के लिए कुछ अनुकरणीय करने की प्रेरणा हो सकती है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, कहने का मतलब ये जो मैंने पहले ही बताया था कि कभी भी जब आप पढ़ रहे हो तो उसको अपने आप से जोड़ने की कोशिश करो। अगर आप अपने आप से उस चीज को जोड़ोगे तो आपको उत्साह होगा, उमंग आएगी, और उत्साह और उमंग आएगी तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे, और कॉन्फिडेंट रहोगे तो जो लर्निंग होगी वो स्थायी होगी, ज्यादा लंबे टाइम तक होगी। तो वही चीज है कि देखो अधिगम शैली को मैं किस प्रकार से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि लर्नर का मतलब समझ लो हमें। उद्दीपक क्या है, उद्दीपक मतलब वो लाल बत्ती की गाड़ी या फिर वो आरएस की नौकरी का उपयोग करके रेस्पॉन्स मतलब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपना पूरा डिसिप्लिन है पूरी तरीके से लर्न करने की सुसंगत शैली। सुसंगत मतलब क्या है, एक प्रॉपर ढंग से होनी चाहिए, प्रॉपर स्टाइल होनी चाहिए। सुसंगत शैली ही अधिगम शैली है। तो आप समझ गए होंगे लर्निंग क्या होता है। बिल्कुल आपके प्रैक्टिकल लैब से मैंने इसको जोड़ के बता दिया है कि क्या होता है लर्निंग स्टाइल। तो एक बार वापस से बता देता हूं कि अधिगम द्वारा उद्दीपकों का उपयोग करके हो सकता है, उपयोग करके तथा रेस्पॉन्स करने की सुसंगत शैली ही अधिगम है। अब यहां पे देखो तीन चार चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, और ये स्टाइल ही बता रहा हूं आपको पढ़ने का कि लर्निंग जो स्टाइल है इससे आप अच्छे ढंग से पढ़ने का, अच्छी तरीके से पढ़ने की स्टाइल भी आ सकती है। कैसे, लर्नर को आप अपनी जगह ले लें, मतलब मैं खुद उद्दीपक यानी जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, मतलब आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। रेस्पॉन्स यानी किस प्रकार से हमारा रूटीन है, किस प्रकार से हम पढ़ते हैं। और सुसंगत शैली का मतलब प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी कर रहे हैं, कि प्रॉपर आप पढ़ो, उसके बाद उसकी आंसर राइटिंग करो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, उनको लिखो, और आगे क्या आ सकता है उसके लिए डिटेल में रिसर्च करो। सिर्फ आज के टाइम पे पढ़ना काफी नहीं है, उसके लिए आपको प्रॉपर ढंग से एक मेहनत करनी पड़ेगी, एक प्रॉपर टाइम टेबल, एक प्रॉपर रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इन चीजों को सीख पाओगे, ठीक है। तो ये अधिगम स्टाइल हो गया। बहरहाल अभी हम टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हम ज्यादा ही अंदर चले गए थे। तो अधिगम शैली आपको पता लगी क्या होता है अधिगम शैली। अब अधिगम शैली के कुछ चरण बताए थे इन्होंने, जो कि निम्न चरण है। कौन कौन से, एक है प्रत्याशित प्रकारता। प्रत्याशित प्रकारता क्या होती है, प्रत्याशित प्रकारता होती है प्रत्यक्षीकरण करने की तरीका। प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है परसेप्शन। अब परसेप्शन अब जानते हो
किसी भी इंसान के लिए हमारे अंदर कुछ संवेग आए, उसके बाद हमने उसके लिए कुछ परसेप्शन क्रिएट कर दिया, तो वो क्या है? प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है, तो परसेप्शन ये होता है। ये कैसे होता है कि भौतिक वातावरण के संवेग ग्रहण करना। संवेग कैसे? कि किसी आवाज को सुना हमने। आवाज को कैसे सुना? कि मान के चलो हम कोई ट्यून चल रही है बैकग्राउंड में और लता मंगेशकर के किसी गाने की ट्यून है, तो उसको सुन के हमारे दिमाग में एक परसेप्शन बन चुका है। दृष्टि। दृष्टि कैसे हुआ? जैसे हमने कोई पेंटिंग देख ली, एम एफ हुसैन की पेंटिंग देख ली, और उसके बाद हमने देखने के बाद या फिर इंडिया का फ्लैग देख लिया, और उसके बाद जो हमारे माइंड में जो परसेप्शन बन रहा है वो क्या है? वो प्रत्यक्षित प्रकारता है। स्पर्श क्या होता है? कोई भी सॉफ्ट चीज को हमने छुआ या हार्ड चीज को हमने छुआ, तो वो क्या है? वो एक तरीके से परसेप्शन बन चुका है। तो एक तरीका किस प्रकार से कि सेंसिविटी के, सेंसर के साथ ग्रहण करना, ये क्या है? प्रत्यक्षित प्रकारता। तो ये क्या था? ये इसका पहला चरण हो गया लर्निंग स्टाइल का। दूसरा चरण क्या है? सूचना प्रक्रम। तो सूचना प्रक्रमण है, उसमें क्या है कि सभी के संज्ञान करने का तरीका भिन्न भिन्न होता है। कैसे? कोई भी इंफॉर्मेशन आई, उसको प्रोसेस करने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। बहुत से अपनी आम जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत से किसी चीज को देखा है उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ रटने पे ध्यान देते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का तरीका होता है। तो पहली स्टाइल थी परसेप्शन क्रिएट करना, दूसरी थी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, और देन लास्ट और फोर्थ क्या है? व्यक्तिगत प्रारूप। इसमें क्या होता है कि परिवेश अर्थात वातावरण या एनवायरमेंट के साथ क्रिया करने का विशिष्ट तरीका, ये क्या है? व्यक्तिगत प्रारूप, जो कि अलग अलग आदमी का अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लर्निंग स्टाइल कर सकते हैं। ये तीनों आपको लिखने हैं एग्जाम में पूछे कि लर्निंग स्टाइल क्या है, स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है, तो आप लिखोगे पहले तो अधिगम शैली की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद इन तीनों को लिख लोगे कि प्रत्यक्षित प्रकारता, सूचना प्रक्रम और व्यक्तिगत प्रतिरूप। और जो जिस तरीके से मैंने लिखा है इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट ऑफ लिख दोगे, आपको फुल चांस है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे जो मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दें, जो ये पॉइंट है ना ये तो आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे प्रत्यक्षित प्रकारता लिखना पड़ेगा, सूचना प्रक्रमण लिखना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रतिरूप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ पे लर्निंग कंप्लीट होता है। हाँ देखो, नहीं सॉरी, लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ अभी से, तो लर्निंग का सिर्फ हमने ये बताया ना कि स्टाइल ऑफ लर्निंग क्या है। अब स्टाइल ऑफ लर्निंग के बाद हम अगला देखते हैं तो बहरहाल फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं एंडरसन की लर्निंग स्टाइल, जो कि एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही पूछा सकता है कि एंडरसन की लर्निंग स्टाइल के बारे में परिचर्चा कीजिए, बताइए। तो एंडरसन साहब थे, इन्होंने जो अपनी लर्निंग स्टाइल दी थी उसको दो टाइप में डिवाइड कर दिया। एक तो था संबंधात्मक शैली और एक था विश्लेषणात्मक शैली। संबंधात्मक शैली अर्थात रिलेशनल स्टाइल और विश्लेषणात्मक शैली अर्थात एनालिटिकल स्टाइल। अब इनको हम एक बार ऊपर से देख लेते हैं, आंतरिक तौर पर तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ऊपर ऊपर से देख लेते हैं कि अगर ऊपर से समझना हो तो किस प्रकार से समझेंगे। तो जो रिलेशनल स्टाइल है उसमें किसी भी चीज को हम एक करके देखते हैं। एक करके देखने का मतलब कि कोई भी चीज को अगर हम सीखने की कोशिश करेंगे तो पहले उसके संपूर्ण रूप को देखेंगे, उसके बाद उसकी विशेषताओं को धीरे धीरे करके उसके अंदर की साइड जाएंगे या फिर आंतरिक चीजों को देखेंगे। जबकि एनालिटिकल स्टाइल में क्या है कि हम पहले उसकी छोटी छोटी चीजों को देखेंगे और बाद में समग्र रूप को देखेंगे। अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूं तो जो रिलेशनल स्टाइल होती है अर्थात संबंधात्मक शैली होती है, वो इस प्रकार होती है कि हम किसी इंसान की प्रतिभा को देख रहे हैं तो पूरी प्रतिभा को हमने एक साथ देखा, तो ये क्या हो गया। और उसके बाद पूरी प्रतिभा को एक साथ देखने के बाद फिर कभी उसकी आंख देखी, कभी कान देखे किस प्रकार से बने हुए हैं गौर किया, कभी पैर किस प्रकार से बने हुए हैं इस तरीके से गौर किया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशनल स्टाइल। और वहीं दूसरी ओर देखते हैं एनालिटिकल स्टाइल अर्थात विश्लेषणात्मक शैली है, वो क्या है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम उसी मूर्ति के
पैरों को देखते हैं या पैर की उंगलियों को देखते हैं पहले, फिर उंगलियों के बाद फिर पंजे को देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे पैर को देखते हैं, फिर ऊपर की साइड जाते हैं। कहने का मतलब कि हम पहले छोटी छोटी चीजों को गौर करते हैं और उसके बाद फिर पूरी मूर्ति को एक समग्र रूप में देखते हैं। तो समझिए आप कि संबंधात्मक जो शैली है उसमें जो भी प्रदर्शित सामग्री होती है उसकी संपूर्ण इकाई को देखा जाता है। कहने का मतलब समग्र चिंतन करते हैं इसमें। जबकि विश्लेषणात्मक शैली होती है उसमें प्रदर्शित सामग्री की छोटी छोटी इकाइयों का टुकड़ों को पेश किया जाता है, जिसे विश्लेषणात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक है, अभी हम दोनों में अंतर कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये तो पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि संबंधात्मक जो शैली होती है इसमें अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन होता है। अंतर्ज्ञानात्मक चिंतन का क्या मतलब हो गया कि हम इंटरनली चिंतन करेंगे, अंदरूनी रूप में चिंतन करेंगे। ठीक है, यानी थिंकिंग करेंगे इंटरनली। जबकि एनालिटिकल स्टाइल में क्या होता है कि अनुक्रमिक या संरचित चिंतन होता है। जो थिंकिंग होती है वो एक क्रम में होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसका दूसरा अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि मानविकीय और सामाजिक विषयों से जुड़ी अध्ययन सामग्री को आसानी से सीखने में संबंधात्मक शैली ज्यादा उपयोगी है। अब मानविकी क्या होते हैं? जो ह्यूमन सब्जेक्ट होते हैं। ह्यूमन सब्जेक्ट जैसे सामाजिक अध्ययन होता है वो ह्यूमन सब्जेक्ट है, और जो सामाजिक विषय के अंदर ये ह्यूमन सब्जेक्ट आते हैं, और जो मैथ साइंस वगैरह आते हैं, इनको सीखने के लिए एनालिटिकल स्टाइल ज्यादा सहज होती है। तो उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से कि कभी भी जैसे मानवीय विषय में हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी को पढ़ते टाइम हमने पहले गांधी जी को एक पूरे समग्र चिंतन के रूप में देखा। उसके बाद फिर गांधी जी की विशेषता देखी कि वो अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा करने के पक्ष में नहीं थे, ग्रामीण विकास की बात करते थे, कुटीर उद्योग की बात करते थे, हस्तलिखित चीजों की बात करते थे। तो मशीनरी का एक तरीके से वो उनके ऊपर प्रभाव नहीं था, या मना करते थे तो बहुत कम होना चाहिए। तो एक तरीके से संबंध बन गया, आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश्ड हो गया। तो ये क्या हुआ? ये मानविकीय सब्जेक्ट, तो एक तरीके से संबंधात्मक शैली हो गई। वहीं पे जैसे मैथ साइंस है या फिर आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या है? अचेतन मन है और अव्यक्तिक प्रकार की सामग्री को आसानी से सीख पाते हैं। कहने का मतलब जो चीजें प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन हम एनालिटिकल अप्रोच करके उन चीजों को इमेजिनेशन कर पाते हैं उन चीजों की, तो वो क्या हो गया? एनालिटिकल स्टाइल। ठीक है, अब इसकी चौथी विशेषता है वो है कि अशैक्षणिक क्षेत्र में अधिक कार्यान्मुख है। अशैक्षणिक क्षेत्र कैसे और शैक्षणिक क्षेत्र, पहले तो इन दोनों में अंतर समझ लिया जाए कि शैक्षणिक क्षेत्र और अशैक्षणिक क्षेत्र में अंतर क्या होता है। शैक्षणिक क्षेत्र जो कि नॉर्मली चलता हुआ आ रहा है, जैसे मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये शैक्षणिक है। अशैक्षणिक जिनके बारे में हमारी शिक्षा स्तर से बाहरी बात की जाती है, जैसे कोई इंसान बिल्कुल नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी वो गांधी जी के बारे में जानता है, फिर भी वो नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में जानता है। तो ये क्या है? ये अशैक्षणिक क्षेत्र है। और शैक्षणिक क्षेत्र जैसे आइंस्टीन की थ्योरी जो पढ़ा होगा उसे पता होगी। तो कहने का मतलब जो रेशनल होता है, एक तरीके से संबंध स्थापित होता है या संबंधात्मक शैली होती है, वो अशैक्षणिक क्षेत्र में अधिक कार्यान्मुख है। जबकि एनालिटिकल स्टाइल है वो किसमें? शैक्षणिक क्षेत्रों में अधिक कार्यान्मुख है। देन अगला अंतर देखते हैं इसमें क्या है कि जो रैशनल स्टाइल है उसमें मौखिक रूप से प्रस्तुत जो इंफॉर्मेशन है उसको अच्छी तरीके से अच्छी स्मृति होना चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिंगल डे स्कूल नहीं हो गए होंगे या स्कूल नहीं, प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी वो बातों को अगर कोई ऐसी बात करता है जो उनके जीवन से जुड़ी हुआ संबंधात्मक हो तो उसको वो लंबे टाइम तक याद रख लेते हैं। तो एक तरीके से मौखिक रूप से सूचनाओं को अच्छी तरीके से अपने लर्न करने की क्षमता होती है। वही एनालिटिकल अप्रोच होती है, उसमें क्या होती है कि मूर्त विचारों के लिए अच्छी स्मृति। कहने का मतलब ऐसे विचार जो उनको मूर्त रूप उनके सामने आ जाए। कहने का मतलब आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते उसकी इमेजिनेशन करते हुए ऐसा लग रहा है कि वो चीज हमारे सामने है, तो ये क्या हो गया? मूर्त विचार। तो मूर्त विचारों में कहने का मतलब देखो यहाँ अचेतन है, तो अचेतन को हमने चेतन में एक तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया और उसके बाद उस स्मृति में हमने याद कर लिया। तो ये पांचवा अंतर हो गया। छठवां अंतर क्या है कि
प्राधिकारियों के विश्वास से प्रभावित होती है। प्राधिकारियों के विश्वास से कैसे प्रभावित होती है कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और गांधी जी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन टीचर गांधी जी के बारे में जो चीजें हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है। समझिए आप कहने का क्या मतलब है कि टीचर गांधी जी के बारे में जो चीजें उनको फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो वो चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगी, लेकिन टीचर भी गांधीवादी विचारधारा है उसकी, तो वो चीजें हमें ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब ये प्राधिकारी वही है, टीचर है या जिस चीज से हम सीख रहे हैं यहां से, तो जो प्राधिकारी हैं उनके विश्वास से प्रभावित होता है, यानी एक रिलेशन बनता है कि देखो ये भी गांधी जी की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं ना। और वहीं पे जो एनालिटिकल अप्रोच होता है, एनालिटिकल स्टाइल होती है, उसमें क्या होता है, दूसरों की अभिमति से अधिक प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब टीचर न्यूटन का नियम पढ़ा रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसे न्यूटन जैसा बनना है, वो उस नियम को अपने अनुसार ही पढ़ा सकता है, लेकिन भाव वही बना रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि उसके जो विचार हैं वो न्यूटन जैसे हों। तो कहने का मतलब यहां पे दूसरे से अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। देन अगला देखते हैं, संबंधात्मक में क्या होता है कि उद्दीपक न रहने पर भी न रहने वाले कार्य से हट जाना। कहने का मतलब क्या है कि यहां पे उद्दीपक यानी वही चीज है, उद्दीपक का क्या हम क्या कर रहे हैं कि गांधी जी के जो विचार हैं, उनकी विचार शैली है, वो एक तरह के उद्दीपक का काम कर रहे हैं। अगर वो उद्दीपक न रहने वाले पर भी वो अपने कार्य से, अर्थात गांधी जी के बारे में सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा मिल रही है उससे वो हट जाएंगे। अगर आपका बिहेवियर गांधी जी जैसा नहीं है, आप बात अहिंसा की कर रहे हो और मार पिटाई कर रहे हो बच्चों से, तो बच्चे आपसे प्रभावित नहीं होंगे, कहने का मतलब। जबकि एनालिटिकल अप्रोच में क्या है कि उद्दीपक न रहने वाले कार्यों में भी लगे रहते हैं। कहने के मतलब उन्हें जरूरी नहीं है कि आप आइंस्टीन जैसा बन के दिखाओ, फिर ही बच्चे आपसे उतने प्रभावित रहेंगे और उतने ही पढ़ेंगे। वहीं पे लास्ट अंतर क्या है कि पारंपरिक विद्यालय परिवेशों के साथ इस शैली का द्वंद्व होता है। कैसे होता है द्वंद्व? क्योंकि पारंपरिक रूप से चीजें हमें सिखाई जाती हैं, क्या जरूरी हमारे अध्यापक गांधी जैसी विचारधारा वाले होते हैं? तो कहने का मतलब उस शैली से वो भिन्न होते हैं। जबकि अधिकांश जो सब्जेक्ट होते हैं वो एनालिटिकल अप्रोच से सेम होते हैं। कहने का मतलब कि एनालिटिकल छोटी छोटी चीज सिखाई जाती है। कैसे कि पहले आपको जोड़ सिखाया जाएगा, फिर बाकी सिखाई जाएगी, फिर गुना और फिर भाग, यानी एक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल के और फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये क्या है, ये विद्यालय शैली है, तो ये क्या है, परिवेश से मेल खाती है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। क्यों? यहाँ पे एक पहला समग्र रूप दिखाया जाता है कि गांधी जी हैं, उसके बाद अहिंसा वगैरह के बारे में बताया जाता है। तो इस प्रकार से ये इन दोनों में अंतर हो गया। तो कहने का मतलब आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो सिर्फ दो चीज लिखूंगा मैं। संबंधात्मक शैली में आप गांधी जी का उदाहरण ले सकते हैं जिस प्रकार से मैंने बताया, ठीक है, और विश्लेषणात्मक शैली में आप अल्बर्ट आइंस्टीन का ले सकते हैं, ठीक है, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन भी बोलते हैं इनको, तो जिस प्रकार से आप चाहें ले सकते हैं। तो ये एक दोनों में अंतर हो गया, जो कि एंडरसन की लर्निंग स्टाइल थी, जिसमें संबंधात्मक शैली और विश्लेषणात्मक शैली के बारे में हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहां पे अपना जो अधिगम टॉपिक है, देखो मैंने कहा था ना पहले आपको 4 भागों में डिवाइड किया था पूरे लेक्चर को, तो देखो अधिगम जो टॉपिक है वो अपना यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कैसे कि सबसे पहले हमें मीनिंग देखी, फिर विशेषताएं देखी, फिर प्रकार देखे और अधिगम की शैलियां देखी। इंपॉर्टेंट क्या है, अधिगम की शैलियां सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों, मैंने क्या बताया, अधिगम की शैलियां इंपॉर्टेंट है, तो आप कह सकते थे सर आप डायरेक्ट अधिगम की शैलियां ही बता सकते थे। अब आप ये बताओ कि अगर मैं आपको डायरेक्ट अधिगम की शैलियां बता देता, जबकि आपको अधिगम की समझ ही नहीं है कि अधिगम होता क्या है, तो कैसे आप अधिगम की शैलियों को समझ पाते? उसकी विशेषता ही नहीं पता तो कैसे समझ पाते? हाँ, प्रकार ना बताता और बता देता तो आप इन चीजों को समझ सकते थे, लेकिन फिर भी प्रकारों को मैंने डिटेल में नहीं बताया है। नॉर्मली सिर्फ क्रक्स में, मतलब 4-5 मिनट में सारे के सारे प्रकार मैंने आपको बता दिए। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसा सिलेबस के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है और आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल अभी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है स्मृति अर्थात मेमोरी। तो मेमोरी में 2 ही चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला देखेंगे हम मेमोरी की मीनिंग क्या है और मॉडल ऑफ मेमोरी अर्थात प्रारूप क्या है। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं मेमोरी। मेमोरी अर्थात स्मृति। स्मृति का मीनिंग क्या है? क्या है पहले समझिए कि स्मृति है क्या। तो स्मृति का मीनिंग होता है, देखो ये 2 बार लिखा गया है, स्मृति से तात्पर्य, एक बार ही पढ़ें आप इसको। स्मृति से तात्पर्य सूचनाओं को ग्रहण करना और लंबे समय तक बनाए रखने से है।
कहने का मतलब कि हमने किसी भी चीज को पढ़ा और जब उस पढ़ने के बाद पढ़ी हुई चीज का अगर हम यूज ले पा रहे हैं, कहने का मतलब जैसे हमने जोड़ बाकी सीखे बचपन में और हम कहीं पे शॉपिंग करने के लिए इस दुकान पे हमने कुछ 100 रुपए का नोट दिया, उसे कुछ रुपए का सामान खरीदा या भिन्न भिन्न चीजें खरीदी, तो उसके अलावा उन भिन्न भिन्न चीजों को ऐड करके, कहने का मतलब वहां तो हमने वो चीजें सिर्फ सैद्धांतिक रूप में पढ़ी थी, अब प्रैक्टिकल रूप में उन चीजों को हम यूज कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये स्मृति है। क्या है? मेमोरी। कि किस प्रकार से चीजें ऐड हो रही हैं, फिर ऐड होने के बाद जितना हमें 100 रुपए दिए उसमें से माइनस कर दो तो हमें उतने पैसे मिल जाएंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से प्रैक्टिकल फॉर्म हुई सैद्धांतिक रूप में पढ़ने की और उसको हम यूज कर पाए, तो ये क्या है, ये स्मृति है। और स्मृति क्या है? स्मृति को एक प्रोसेस कहा जाता है, एक प्रक्रिया, जिसमें 3 स्वतंत्र, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं लेकिन अंतर संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो मैंने बताया क्या कि स्मृति क्या है, स्मृति एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होते हैं 3 स्वतंत्र परंतु अंतर संबंधित यानी इंटरकनेक्टेड स्टेट होती है। क्या क्या है? तो देखो पहले देते हैं एनकोडिंग। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इसने पूछा था कि स्मृति के प्रकार बताओ। अब बहुत सारे बच्चों ने स्मृति के प्रकार चेतन, अचेतन और अचेतन कर दिए, क्योंकि उसी को हम स्मृति समझते हैं, जबकि मैंने क्या बताया, वो मन के प्रकार हैं, वो मन है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन, जो कि पिछले लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल में चर्चा की है। जबकि स्मृति के जो क्या है, स्मृति और स्मृति के प्रकार बताओ, तो स्मृति के 3 स्वतंत्र ये है। स्मृति क्या है? पहला जो प्रकार है वो क्या होगा इसमें, यहाँ पे पहला जो चरण है, स्टेज पूछे थे उसमें कि स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है, तो स्टेज ऑफ मेमोरी में जो पहला है वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब हिंदी में कूट संकेतन। कूट संकेतन क्या होता है कि सूचना का कोई अर्थ निकालना। क्या निकालना? मीनिंग निकालना। कोई भी इंफॉर्मेशन है उसकी मीनिंग निकालना क्या है? इनकोडिंग है। देन सेकंड क्या है? सेकंड स्टेज है स्टोरेज। स्टोरेज अर्थात भंडारण। भंडारण का क्या मतलब हुआ कि सूचना का अर्थ निकाल लिया हमने और उसको भंडारित कर दिया। और भंडारित क्यों किया? ताकि हम उसका रीयूज कर सकें, टाइम आने पर हम उसका फिर से प्रयोग कर सकें। यह सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज क्या होती है? रिट्रेवल। रिट्रेवल अर्थात पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का क्या मतलब हो गया? जरूरत पड़ने पर विभिन्न संज्ञान में उसका यूज करना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है, हमें समस्या समाधान करना है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन करना है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन करते टाइम जो भी सूचना हमारे अंदर मतलब हमने भंडारित की थी, स्टोरेज की थी, उसको हम रिट्रेवल कर पाए, उसको हम पुनरुद्धार कर पाए या रीयूज कर पाए ये उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, तो ये क्या है? ये रिट्रेवल है। ठीक है, तो स्टेज ऑफ मेमोरी क्या है आपको एक बार फिर से बता देता हूं। एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रेवल, तीनों का आपको मतलब समझा दिया है कि एनकोडिंग होता है, एनकोडिंग यानी उसका अर्थ निकालना। ठीक है, कोडिंग होता है कि ऐसी भाषा में लिख देना जिसमें हमें पढ़ने में नहीं आ रहा है, कोई सामान्य व्यक्ति उस चीज को नहीं पढ़ सकता है, और उसी के आगे लगा हुआ है एनकोडिंग। एनकोडिंग अर्थात जो गुप्त रूप में जो सूचना लिखी हुई है उसको सामान्य रूप में निकालना। सामान्य रूप अर्थात उसका अर्थ निकालना। स्टोरेज आप समझ गए? स्टोरेज यानी कि जब जरूरत पड़े तो उसको यूज कर लेना। जैसे हमारे पास फोन होते हैं तो फोन में स्टोरेज मेमोरीज होती है कि जिस चीज को जैसे फोटो क्लिक किया, अब उस चीज को हमने स्टोरेज में डाल दिया, जरूरत पड़ी तो उस फोटो को वापस से देख लिया। रिट्रीवल क्या होता है कि प्रॉब्लम आई कि हमने पूछा कि बताओ जो फोटो लिया था किसी भी चीज का, एक इमारत थी, तो उसने पूछा कितना मंजिला है, तो उसको हम रिट्रीवल किस प्रकार से करेंगे कि वापस से उसको स्टोरेज से निकालेंगे अर्थात रीयूज करेंगे, और स्टोरेज से निकालने के बाद पुनरुद्धार करने के लिए उस फोटो में हम देख लेंगे कितनी मंजिला इमारत है, तो ये क्या हो गया? ये रिट्रीवल हो गया। तो इस प्रकार से कॉमन एग्जांपल लेके आप भी भिन्न भिन्न एग्जांपल से चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए स्टेज ऑफ मेमोरी। देन आगे देखते हैं। देखो इसी चीज को मैंने आपको एक मैपिंग के लिए मैंने क्या बताया, कंसेप्ट मैपिंग बहुत जबरदस्त मेथड है किसी भी चीज को लर्न करने के लिए या पढ़ने के लिए। तो उस प्रकार से मैंने एक मैप बना दिया, एक तरीके से इमेज में पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ग्राफ रूप कह सकते हो एक तरीके से। देखो इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग होता है एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो समझिए मेमोरी क्या है। तो मेमोरी
आर कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी वो है, एक ऐसी कैपेसिटी है जो स्टोर कर लेती है सूचना को, इंफॉर्मेशन को, और रिट्रीविंग कर लेती है यानी पुनरुद्धार कर लेती है टाइम आने पे। तो ये क्या है? ये मेमोरी है। और जिसकी पहला जो स्टेज है वो है एनकोडिंग अर्थात प्रोसेसिंग। कैसे? एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अर्थात इंफॉर्मेशन को अर्जित करना। दूसरा जो स्टेज है वो है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या होता है? मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन। मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना है, अर्थात उसको रीयूज कर पाए, टाइम आने पे क्या कर पाए? टाइम आने पे उसको रीयूज कर पाए। देन सी क्या है? स्टेज, तीसरा स्टेज क्या है? रिट्रीवल। रिट्रीवल क्या है? पुनरुद्धान। तो पुनरुद्धान क्या है? रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को वापस से लर्न करना, एक तरीके से रीयूज करना, वही चीज होगी। ठीक है, इस चीज को देखो और तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। जैसे जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड एनकोडिंग का काम करता है, अर्थात हम जो टाइप करेंगे वो चीज आ जाएंगी। अर्थात इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन हमने टाइप की तो उसकी इनिशियल रिकॉर्डिंग कहां होगी? शुरू में हम उसको कीबोर्ड पे लिखेंगे। उसके बाद स्टोरेज, स्टोरेज कहां पे होगी? वो स्टोरेज होगी सीपीयू में। ये सीपीयू होता है, आपको पता ही है। तो सीपीयू में वो स्टोरेज हो जाएगी, अर्थात इंफॉर्मेशन सेव फॉर फ्यूचर यूज। देन क्या होगा? रिट्रीवल क्या होता है? ये मॉनिटर है। मॉनिटर में क्या होता है? रिकवर ऑफ स्टोर इंफॉर्मेशन, अर्थात इसमें सीपीयू में जो इंफॉर्मेशन है वो हमें प्रकट रूप में कहां दिखती है? मॉनिटर के ऊपर। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से रिट्रीवल हो गया। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न उदाहरणों से आप समझ सकते हैं। ये मैंने आपको कंप्यूटर साइंस के उदाहरण के रूप में समझा दिया। ठीक है, बहरहाल आप समझ गए होंगे कि मेमोरी क्या है, मेमोरी का मीनिंग समझ में आ गया होगा और मेमोरी की स्टेज समझ में आ गई होंगी आपको। अभी हम देखते हैं मॉडल ऑफ मेमोरी, अर्थात प्रारूप। किसके? स्मृति के प्रारूप, अर्थात मॉडल देख लेते हैं उसके। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेज मॉडल, जो कि काफी फेमस है और एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल में क्या होता है? 3 प्रकार की स्मृति प्रणाली होती है, 3 प्रकार की एक तरीके से मेमोरीज होती हैं। क्या क्या? सबसे पहले होती है संवेदी स्मृति। संवेदी स्मृति अर्थात सेंसर मेमोरी। अब सेंसर मेमोरी क्या होती है? सेंसर मेमोरी एक्चुअली इसकी जो कैपेसिटी होती है वो तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है, 1 सेकंड से भी कम। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं आपको क्या है कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो जो आसपास की चीजें जो हमें दिख रही हैं और नॉर्मली हम बैठे हुए जा रहे हैं, भिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही है, भिन्न प्रकार के चित्रांकन या फिर दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं। तो वो क्या है? वो स्टोरेज हो तो रहे हैं, लेकिन एक लार्ज लेवल पे स्टोरेज हो रहे हैं, लेकिन जो उनकी इंफॉर्मेशन, जो ड्यूरेशन है स्टोरेज मतलब होने की, वो 1 सेकंड से भी कम है। मतलब जब तक हम उन पर गौर नहीं कर रहे तब तक वो हमारी स्टोरेज में नहीं जा सकते। तो कहने का मतलब 1 सेकंड बाद गायब हो जाएंगे वो चीजें। तो इसी चीज को देखो लैंग्वेज में लिखा है कि कोई भी नई सूचना पहले इसी में आती है, जैसे दृश्यात्मक, ध्वन्यात्मक या अन्य संवेदी सूचनाओं से। सबसे पहले कहां पहुंचेगी? वो सेंसर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, जो कि पहले भी मैंने आपको एग्जांपल बताया था इसका। तो ये हो गया संवेदी स्मृति। उसके अलावा जो सेकंड जो इनकी चरण था वो था अल्पकालीन स्टोरेज अर्थात शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये क्या होती है? ये 30 सेकंड से भी कम होती है। कब होती है? आपने तो कहा था कि ये 1 सेकंड से कम होती है, फिर 30 सेकंड से कम कैसे हो गई? किसी चीज पे अगर हम गौर कर रहे हैं और उसको वापस से रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी स्मृति पे जोर दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी। कहने का मतलब जिन सूचनाओं पर हम ध्यान देते हैं, ऐसी सूचनाएं अल्पकालीन स्मृति में प्रवेश करती हैं। और अवधान अर्थात अटेंशन, हम ध्यान देते हैं, ध्यान देने का मतलब हो गया अटेंशन, और अटेंशन को हिंदी में लिखते हैं अवधान। शब्द बोलने में अवधान नेगेटिव लगता है, लेकिन पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है अटेंशन। तो ये सेकंड स्टेज हो गई। थर्ड स्टेज है वो है दीर्घकालीन स्मृति अर्थात लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता है? ये लाइफ टाइम के लिए होती है। जो सूचनाएं अल्पकालीन स्मृति की सीमा और क्षमता पार कर जाती हैं, कहने का मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरीज की सीमा को
उल्लंघन कर देती हैं, उल्लंघन करना सही नहीं होगा, एक तरीके से पार कर देती हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और ये स्थायी रूप से भंडारित हो जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कैसे, जैसे हमने अपना 21वां बर्थडे कैसे मनाया, या फिर हमारे जब 10th का 12th का रिजल्ट आया था उस प्रकार से किस प्रकार की चीजें हुई थी, या फिर फर्स्ट लव याद कर सकते हैं बच्चे कि उनका जो पहला अट्रैक्शन था, पहला क्रश था, वो किस प्रकार से था। तो वो सारी चीजें वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में है। तो अगर हम वहां पर से कभी भी मतलब कैसी भी स्थिति में उनको याद करना चाहे तो एकदम हमारे दिमाग में वो चीजें आ जाती हैं। अब मैंने शब्द आपके लिए जैसे बोले होंगे तो आपको बिल्कुल आपकी मेमोरीज ताजा हो गई होंगी कि 10th का रिजल्ट आया था तो किस प्रकार का माहौल था, 12th का आया तो किस प्रकार का माहौल था। तो इस प्रकार से ये हमने देखा एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल के जो 3 प्रकार थे स्मृति प्रणाली के, वो हमने देख लिए। पहला स्मृति यानी सेंसर मेमोरी, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी और तीसरा लॉन्ग टर्म मेमोरी। और इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से। शॉर्ट टर्म मेमोरी 1 सेकंड से भी कम का होता है, सॉरी सेंसर मेमोरी होता है 1 सेकंड से भी कम का, और जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है वो 30 सेकंड से भी कम का होता है, और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों के तीनों चरण हो गए जो कि एटकिंसन और शिफ्रिन साहब ने दिए थे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं हम क्या कि ये तो मैंने बता दिया आपको कि मॉडल किसके, मेमोरी के प्रारूप। ठीक है, अभी आगे देखते हैं आगे क्या है कि सूचना एक भंडार से दूसरे भंडार तक कैसे पहुंचती है। आप ये तो कह सकते हैं ना कि सर शॉर्ट टर्म मेमोरी से ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, या फिर शॉर्ट टर्म में कहां से जाता है, सेंसर से जाता है, सेंसर से शॉर्ट टर्म में, और शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें कैसे पहुंचती हैं। तो इसके लिए एटकिंसन और शिफ्रिन ने नियंत्रण प्रक्रियाओं पर विचार प्रस्तुत किया, और वो किस प्रकार से थी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे पहला देखते हैं चयनात्मक अवधान, अटेंशन। वो क्या है, यह पहली नियंत्रण प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कौन सी सूचनाएं संवेदी स्मृति से अल्पकालीन स्मृति में जाएंगी। चयनात्मक का मतलब क्या हुआ, अटेंशन, मतलब हमने चयन किया कि किस पे हमें अटेंशन करना है, और जिस चीज पे अगर हमने अटेंशन किया वो चीज श्योर है कि हमारी सेंसर मेमोरी से वो किसमें, शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा अनुरक्षण अभ्यास। अनुरक्षण अभ्यास कैसे कि इसमें सूचनाएं अर्थात इंफॉर्मेशन अभ्यास द्वारा सूचनाओं को वांछनीय समय तक अल्पकालीन मेमोरी तक, यानी कि हम चाहें उतने समय तक हमारी अल्पकालीन मेमोरी में रखा जा सकता है। जैसे किसी चीज को हम पढ़ते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, मैक्सिमम चीजें जो होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही जाती हैं। बार बार उनका रिपीटेशन करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो वो चीजें शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारी में आती रहेंगी और बनी रहेंगी, कहने का मतलब। उसके बाद होता है खंडनीय विधि। इसमें क्या होता है कि अल्पकालीन स्मृति की क्षमता को बढ़ाने के लिए यह प्रमुख नियंत्रण प्रक्रिया है। जैसे खंडनीय विधि क्या है कि छोटे छोटे टुकड़ों में करके याद करना। जैसे आप कोई भी शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते होंगे, जैसे मैंने आपको यूनिट पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको दोबारा से रिवीजन करेंगे तो कैसे करेंगे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। कैसे कि जैसे सबसे पहले हमने चैप्टर को तोड़ा, किस भागों में, सबसे पहले मेमोरी, सबसे पहले पढ़ेंगे हम अधिगम, उसके बाद मेमोरी, फिर विस्मृति और फिर अधिगम, और फिर उसके बाद क्या देखा हमने कि अधिगम को पढ़ने के लिए और सबटाइटल में तोड़ लिया। तो उसी प्रकार से हम खंडनीय विधि होती है। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं कि टुकड़ों में तोड़कर मोबाइल नंबर याद करना। एक साथ 10 नंबर याद नहीं हो सकते, तो हमने 5-5 में याद कर लिया, ठीक, या फिर 3-3 में, 3-3-4 में याद कर लिया, इस तरीके से। एक होती है विस्तार पूर्वक अभ्यास। इसमें क्या होता है कि इस नियंत्रण प्रक्रिया में सूचनाएं अल्पकालीन मेमोरी से दीर्घकालीन मेमोरी में प्रवेश करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर सूचना का उपयोग करने में सहायक होती है। कहने का मतलब विस्तार पूर्वक अभ्यास कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस भी ऐसी डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि शॉर्ट टर्म में तो हमारी बनी हुई है मेमोरी में वो चीजें, और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी। तो ये होता है विस्तार पूर्वक अभ्यास। देन नेक्स्ट देखते हैं ट्यूलिंग के अनुसार दीर्घकालीन मेमोरी का वर्गीकरण। तो ये आपको समझ में आ गया होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसका हम वर्गीकरण कर रहे हैं। क्या है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रक्रिया मूलक, अर्थात
प्रोसीड्यूरल, और दूसरा होता है घोषणात्मक अर्थात डिक्लेरेटिव। ठीक है, अब प्रक्रिया मूलक क्या होता है कि प्रक्रिया की आवश्यकता। प्रक्रिया की आवश्यकता कैसे, जैसे साइकिल चलाना एक प्रक्रिया है, उसके बाद चाय बनाना ये भी क्या है, एक प्रक्रिया है। और घोषणात्मक अर्थात डिक्लेरेशन क्या है, जैसे तथ्य है, नाम है, तिथि है। जैसे आजाद कब हुआ देश, तो तुरंत याद आ जाएगा 15 अगस्त 1947 को। पीएम का नाम क्या है, मेढक एक उभयचर प्राणी है, तो ये क्या, एक तो घोषणा ही तो है, एक तरीके से तथ्य तो है ये, या नाम है या तिथि है, ये सारे क्या है, नाम है, तिथि है, घोषणा है, ये क्या है, जैसे तिथि है, नाम है, तथ्य है, ये क्या है, डिक्लेरेशन अर्थात घोषणा है। तो ट्यूलिंग साहब ने लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो भागों में बांटा। पहला प्रक्रिया मूलक, प्रक्रिया यानी कि एक प्रक्रिया के अनुसार चलते हैं। जैसे साइकिल चलाना एक पूरी प्रक्रिया होती है कि आपको हैंडल सीधा पकड़ना है, सामने देखना है शुरू में चलाते टाइम, पैडल बिल्कुल एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग लगाने हैं। उसी प्रकार से चाय बनाने की भी प्रक्रिया होती है। कैसे कि पहले आपको पानी डालना है, पानी डालने के बाद चाय पत्ती उबालनी है, अदरक डालनी है, फिर उसके बाद चीनी डालनी है और उबालना है। अब डायरेक्ट आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपने गैस स्टार्ट की और गैस स्टार्ट करके पानी डाला नहीं, पहले डायरेक्ट चाय की पत्ती डाल दी और चीनी डाल दी और उसके बाद उसका इंतजार कर रहे हैं, बोले बाद में डालेंगे इसमें दूध वगैरह चीनी वगैरह, सॉरी दूध वगैरह पानी वगैरह। तो ये एक पूरी प्रोसेस पे चलता है, जिस प्रकार से साइकिल चलाना है पूरा प्रोसेस पे चलता है। ठीक, तो ये प्रक्रिया मूलक के उदाहरण हो गए, ये घोषणात्मक के उदाहरण हो गए। किसके, ट्यूलिंग का लॉन्ग टर्म मेमोरी का वर्गीकरण है। अब इन्होंने जो घोषणात्मक अर्थात डिक्लेरेटिव जो स्मृति थी उसको भी दो भागों में बांटा। वो कौन कौन से थे, एपिसोडिक मेमोरी और एक था सिमेंटिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी क्या थी, घटना परक स्मृति। इसमें क्या होता है, व्यक्ति अनुभव करता है, अनुभव के आधार पे। और सेमेंटिक मेमोरी क्या होती है, अर्थपूर्ण अर्थात सामान्य ज्ञान के स्तर पे। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, एपिसोडिक मेमोरी कैसे कि कक्षा में जब हमारा स्थान प्रथम आया था, कभी भी हम टॉपर रहे हों और नहीं भी रहे हों तो आप लोगों में से कई बार लास्ट भी रहे होंगे या कोई ना कोई रैंक आया होगा, तो वो किस प्रकार की मेमोरी थी उस टाइम पे आपकी, या किसी टाइम पे आप किसी टेस्ट में फर्स्ट आए होंगे तो वो मेमोरीज किस प्रकार की थी। तो ये होती है घोषणात्मक मेमोरी का ही एक प्रकार है, वो है घटना परक स्मृति। और दूसरा है अर्थपूर्ण अर्थात सामान्य ज्ञान। तो इसमें क्या होता है कि अर्थ निकाला जाता है चीज का। जैसे अहिंसा का अर्थ क्या है, अहिंसा शब्द सुनते हैं तो वैसे ही हमारे मेमोरीज में कुछ मैपिंग होने लगती है, कोई कंसेप्ट आने लगते हैं या फिर कोई चित्र आने लगते हैं। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना है, किसी को नहीं मारना पीटना है, सहजता से बात करनी है, कभी किसी को गुस्सा नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो घोषणात्मक स्मृति का दूसरा रूप है, जिसमें कि अर्थपूर्ण सामान्य ज्ञान आता है, जिसे कि सेमेंटिक मेमोरी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ट्यूलिंग का लॉन्ग टर्म मेमोरी का वर्गीकरण। सबसे पहले प्रक्रिया मूलक, फिर घोषणात्मक, और फिर घोषणात्मक में भी दो अलग से, कौन से, घटनापरक और अर्थपूर्ण। अभी हम देख लेते हैं बार्टलेट मॉडल, जो कि हमारी एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा भी गया था कि बार्टलेट मॉडल क्या है। तो बार्टलेट के अनुसार घटनापरक स्मृति, अब आप कहेंगे कि ये बताने की आपको जरूरत क्या थी, ये पूछ सकते हैं ना, इससे पहले आप ये क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते थे कि हमें तो सिर्फ लॉन्ग टर्म मेमोरी में दो ही चीज दी हुई है और यही लिखनी है एग्जाम में, तो क्या, प्रक्रिया मूलक और घोषणात्मक। लेकिन ये आपने घटनापरक और अर्थपूर्ण क्यों बताए, तो ये बार्टलेट मॉडल के लिए बताया। क्यों, यहाँ पे क्या आ रहा है, घटनापरक स्मृति। अब घटनापरक स्मृति आते ही आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा कि घटनापरक अर्थात जब हम क्लास में फर्स्ट आए थे या कोई घटना हुई थी हमारे साथ, या पहली बार कभी हमारा जब साइकिल वगैरह चला रहे थे तो साइकिल गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया, तो किस प्रकार की, तो वो घटना। तो बार्टलेट के अनुसार घटनापरक स्मृति में व्यक्ति के पूर्वाग्रह या स्वयं के अनुभव और आवश्यकताओं आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तो ये क्या है, ये बार्टलेट मॉडल है किसका, स्मृति का। ठीक है, दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। तो स्मृति का बार्टलेट मॉडल क्या है कि कोई घटनापरक स्मृति है जो कि किसी इंसान की रही होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कभी भी हम पहली बार साइकिल चला रहे थे तो गिरे थे या कुछ भी हुआ था, तो वो क्या एक पूर्वाग्रह हो गया। तो वो जब कभी भी उस स्मृति के बारे में बात करेगा या किसी से कहेगा, साइकिल चलाना सिखाएगा, तो वो कहेगा कि पहली बार तो तुम गिरोगे साइकिल से चलाते टाइम, तभी ठीक ढंग से सीख पाओगे। ये उसके स्वयं के अनुभव भी हो सकते हैं, पूर्वाग्रह भी हो सकता है, किसी को चलाते हुए देखा हो, या आवश्यकता भी हो सकती है। आवश्यकता कहने का मतलब कि अगर वो गिरेगा
गिरेगा तो छोटी मोटी चोट आएगी, और छोटी मोटी चोट आएगी तो उससे क्या एक तरीके से वो डिसिप्लिन होगा कि इस तरीके से मुझे साइकिल को चलाना है। तो ये एक तरीके से आपको एक उदाहरण के तौर पर मैंने समझाया है कि बर्टलेट मॉडल क्या है। ठीक है, तो बर्टलेट मॉडल हो गया। अभी आगे देखते हैं प्रसंस्करण का गहनता सिद्धांत, अर्थात डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। अब ये डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल है क्या? ये एक्चुअली क्रैग शार्प और लॉकहार्ट ने दिया था। इन्होंने कहा था इस गहनता सिद्धांत में कि कोई भी इंफॉर्मेशन है वो मेमोरी में किस प्रकार से रहती है। एक तो होती है शालो अर्थात निम्न, स्लो होती है किस प्रकार से, उथला प्रसंस्करण होता है एक तो, और एक होता है डीप प्रोसेसिंग अर्थात गहन प्रसंस्करण। तो जो स्लो होती है उसमें क्या होता है, सतही जानकारी होती है, ऊपर ऊपर से, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमने पढ़ लिया चीजों को। और रिटेंशन में क्या किया कि उस मेमोरी को हमने ऊपरी तौर पर नहीं देखा। रिटेंशन करने का मतलब वापस से गौर से देखा उस चीज को। तो फिर क्या हुआ कि हमने उसको ऊपर ऊपर से ना पढ़ के अर्थपूर्ण जानकारी अर्थात उस चीज की जो अंदरूनी जानकारी थी उनके बारे में भी चर्चा की और उनको भी जाना, तो पूर्ण रूप में हम चीज को समझ पाए। उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि डायरेक्ट हमने गांधी जी का चित्र देखा और ऊपर से बता दिया कि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं और आजादी में इनका योगदान रहा था। तो ये क्या है, ये सतही जानकारी है, उथला प्रसंस्करण है। डीप प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम गांधी जी की पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उनकी आत्मजीवनी पढ़ेंगे, किस प्रकार से कौन कौन से आंदोलन हुए, किस प्रकार से किस किस स्टेज में उन्होंने किस प्रकार से अपना पार्टिसिपेट किया और किस कंडीशन में उन्होंने अपने कौन कौन से विचार रखे, उनकी विचारधारा को ठीक से पढ़ेंगे। तो वो क्या होगा, वो अर्थपूर्ण ढंग से हम समझ पाएंगे कि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, किस प्रकार से थे, उन्होंने प्रूव भी किया इस चीज को। एक तो क्या इंसान बोल देता है, एक करता है और करके दिखाता है। तो वो क्या हो गया, एक डीप प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया डीप प्रोसेसिंग मॉडल किसका, क्रैग और लॉकहार्ट का। ठीक, अब आगे देख लेते हैं हम स्मृति बढ़ाने के तरीके, यानी स्मृति को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। तो तरीकों पे चर्चा करेंगे, स्मृति बढ़ाने के तरीके क्या होंगे। तो हालांकि पहले मैं पढ़ता चुका हूं सारी चीजों को, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे खंडनी विधि होती है, तो खंडनी विधि में क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में याद करना। तो इससे क्या होगी, हमारी मेमोरी बढ़ती है और हम करते भी हैं। कि देखो पिछली बार जो चीजें मैंने बताई थी छोटे छोटे टुकड़ों में बताया कि याद करो, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, तो चीजें समझ में आ जाती है। पहले अक्षर से चीजों को याद करना, जैसे सरल, सरल के आगे मैंने लिख दिया, देखो सरल, इसके आगे लिख दिया 79, 80 और 81। तो से क्या होता है संसद, तो संसद आर्टिकल 79 में। रे से क्या होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। और ले से क्या होता है लोकसभा, लोकसभा आर्टिकल, सॉरी राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 में। तो एक तरीके से सरल लिखा, सरल के आगे लिख दिया 79, 80, 81। तो इससे हमें याद हो गया, भूलेंगे नहीं हम कि कौन से आर्टिकल में कौन सी चीजें, क्योंकि से संसद आता है तो संसद आते ही 79 लगा देंगे। और वहीं पे रे आएगा, रे अर्थात राज्यसभा, और राज्यसभा आते ही क्योंकि बीच में आ रहा है तो 80, 80 लगा देंगे। और एल से क्या होगा, ले मतलब लोकसभा, लोकसभा से 81, तो आर्टिकल 81 लगा देंगे। तो इस प्रकार से प्रथम अक्षर से हम चीजों को याद कर सकते हैं। एक होता है कथात्मक तरीका। कथात्मक तरीका क्या होता है कि कथा के रूप में याद कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं मैं आपको, जैसे सौर मंडल है, और सौर मंडल में सबसे पहले क्या आता है, सूर्य आता है। ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के बाद भिन्न ग्रह हैं, यहाँ पे कोई ग्रह है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब इनको 8 ग्रहों को याद करने का तरीका क्या है, तो मैंने एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक याद कर रखी है, कथा बना रखी है। कैसे कि सबसे पहले क्या आता है, बुध, ठीक है। तो मैंने कर दिया बुध, तो मैंने कर दिया कि बुध का शुक्र है कि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर तो कितने हो गए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, नहीं, मंगल ग्रह पर शनि को गए और बृहस्पति को वापस आ गए। यही क्रम होगा ना, शायद उल्टा सीधा हो सकता है कि बृहस्पति को गए, शनि को वापस आ गए। तो इस तरीके से कथा के रूप में याद करने का कहने का मतलब था, एक स्टोरी के रूप में याद करने चीजों को, कि बुध का शुक्र है कि हम पृथ्वी से मंगल ग्रह पर
बृहस्पति को गए और शनि को वापस आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक तरीके से ज्ञात करने का तरीका हो गया ये क्रम को, कि इस प्रकार से सूर्य से दूरी क्या क्या है। अब अगला देख लेते हैं हम। यहाँ पे आप देखें कंफ्यूजन हो सकता है सर, शनि और बृहस्पति ऊपर नीचे हो सकता है, शनि पहले बृहस्पति बाद में, तो आप देख लेना एक बार। ठीक है, कीवर्ड, अब कीवर्ड के रूप में ये कीवर्ड टेक्निक है। इससे क्या होता है कि कंसेप्ट मैपिंग, ये तो बड़ा अच्छा है। कीवर्ड से याद करना किसी चीज को, जो मैंने आपको बताया सीसीसी याद करके बता दिया था, एबीसी के रूप में याद करके बता दिया था, तो वो एक तरीके हो सकते हैं। एक होता है गहन स्तर सूचना प्रसंस्करण, जो कि अभी मैंने आपको बताया क्रैक और लॉकहार्ट का। उसमें क्या होता है, अवरोध को न्यूनतम कहा जाता है। कहने का मतलब जो ऐसी चीजें जो आपको अवरोधक बन रही हैं उनको आप मिनिमम कर दो, तो ये क्या है, डीप प्रोसेसिंग किसी चीज का। देन अगली जो तरीका है वो क्या है, PQRST विधि। ये किसने दी थी, थॉमस और रॉबिन्सन से दी थी। PQRST क्या है, P मतलब प्रीव्यू, मतलब ऊपर से देखना उन चीजों को, फिर Q मतलब उसके लिए क्वेश्चन करना, फिर R मतलब रीड करना, फिर S का मतलब सेल्फ रिवीजन करना, और T मतलब फिर वापस से उस चीज का टेस्ट देना। तो इस प्रकार से आपको चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके पास चली जाएंगी। तो ये क्या था, ये स्मृति को बढ़ाने के तरीके थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या देखी, ये देखो स्मृति यहाँ पे कंप्लीट हो गई। क्या क्या देखा स्मृति हम देख लेते हैं। तो कुछ मॉडल देखे पहले तो स्मृति के, देखो देखते हैं। सबसे पहले हमने स्मृति का मीनिंग देखा, फिर कुछ मॉडल देखे उसके, और देखो मॉडल देखे, फिर स्मृति को बढ़ाने के तरीके देखे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अपना स्मृति जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, अधिगम हम कर चुके हैं, स्मृति पूरा हो गया। अभी आगे क्या देखते हैं, आगे देखते हैं हम बृहस्पति अर्थात फॉरगेटिंग, उसके। बहरहाल दोस्तों अभी हम देखते हैं विस्मृति अर्थात फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग है क्या, अब देखो शब्द से आपको पता लग रहा होगा। फॉरगेटिंग अर्थात शाब्दिक अर्थ में अगर मैं कहूं तो भूलना। क्या है, भूलना। लेकिन एग्जाम में हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि एक सिस्टमेटिक परिभाषा होनी चाहिए, किसी भी चीज को कहने का तरीका होना चाहिए और सहज होना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए जैसे किसी एजुकेटेड पर्सन ने वो बात कही है। तो उसी चीज को देखो हम किस प्रकार से लिखेंगे कि पूर्व में सीखे गए किसी अनुभव या धारणा, या फिर कह सकते हैं कि धारण की गई सूचना को किसी कारण से खो देने की प्रक्रिया विस्मरण अर्थात भूलना कहलाती है। तो ये क्या है, ये फॉरगेटिंग है। तो कहने का मतलब वही हुआ क्या, कि भूलना। ये तो एक शब्द हो गया। और अगर सिस्टमेटिक ढंग में क्या है कि पूर्व में सीखे हुए अनुभव या फिर धारण की गई सूचना, या फिर कह सकते हैं कोई धारणा या संकल्पना किसी कारण से उसको खो देने की प्रक्रिया। ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में हम कोई चीज भूल जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आप पढ़ रहे हो, अब आप इसका रिवीजन नहीं करोगे और बाद में इसे नहीं देखोगे, तो ऐसा नहीं कि जो पढ़ा है आपने वो एकदम भूल जाओगे आप। एक प्रोसेस होती है, एक साइंटिफिक तरीका होता है, उस तरीके से आप चीजों को भूलते हो। ऐसा नहीं है कि अचानक भूल जाते हो। उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहरहाल आपको पता लग गया होगा फॉरगेटिंग क्या होता है। अब फॉरगेटिंग में अगला है एविंग ऑफ वक्र, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। एविंग ऑफ वक्र अर्थात एविंग ऑफ साइकिल क्या है वो। एबिंगहॉस ने सर्वप्रथम विस्फोरण के क्षेत्र में प्रयोगात्मक अध्ययन किया। तो कह सकते हैं कि सबसे पहले प्रयोगात्मक अध्ययन किसने किया था सर्वप्रथम, तो हम कहेंगे एबिंगहॉस सर ने किया था। उन्होंने अपने जो अध्ययन किया था, स्टडी की थी, उसके आधार पर बताया कि जो लर्निंग होती है तथा धारणा के बीच में समय का अंतराल जितना बढ़ेगा, लर्निंग या फिर धारण की हुई कोई भी चीज है उसके बीच में समय का अंतराल जितना ज्यादा बढ़ेगा, ये धारणा है, धारण नहीं है, ये देखो धारणा या फिर कंसेप्ट कह सकते हैं इसको, कि कोई भी चीज हमने सीखी है या कोई भी चीज जो धारण की है उसके बीच में समय का जितना अंतर बढ़ेगा तो धारण की मात्रा उतनी ही कम हो जाएगी। तो देखो धारण करना और अधिगम करना, पहले तो इन दो शब्दों को ठीक ढंग से समझ लिया जाए क्या है। तो देखो अधिगम तो होता है किसी चीज को अपेक्षित परिवर्तन, ठीक है, और धारण क्या होता है कि उस चीज को हम अंदर की ओर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थात जब टाइम आए तो उस चीज को हम बता सकें। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं कि कोई भी चीज हमने सीखी और सीखी ही चीज को एक प्रॉपर टाइम पीरियड में हमने उसका रिवीजन नहीं किया तो धीरे धीरे वो चीज अब हमारी स्मृति से खो जाएगी, अर्थात
विस्मृति में धीरे धीरे जाने लग जाएगी। तो इसी को कहते हैं, देखो इसी को इन्होंने वक्र के द्वारा समझाया। क्या ये तो है मेमोरी रिटेन, अर्थात वापस से उस चीज को याद करना, और ये है टाइम। अब देखो किस तरीके से कि फर्स्ट टाइम ने हमको चीज याद की तो हमें वो 100% याद है, लेकिन जैसा ही पहले दिन हुआ तो उसमें से 80% चीज ही हमें याद रही, 20% चीज को हम भूल गए। फिर जैसे दूसरा दिन होगा तो 70% चीज रह जाएगी, बाकी को 30% को भूल जाएंगे। फिर तीसरा दिन आएगा तो तीसरे दिन में क्या होगा, 60% चीज हमारे पास रहेगी और 40% को हम भूल जाएंगे। इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लगभग सब कुछ उसमें से भूल चुके होते हैं। ये सबके साथ होता है। लेकिन वहीं पे हमने क्या किया कि 24 आवर्स में हमने अपना पहला रिवीजन कर लिया, तो वापस से क्या हो गया, वापस से वो चीज हमें लर्न हो गई। फिर क्या होगा, फिर तीसरे दिन अर्थात 72 घंटे के अंदर हमने वापस से फिर रिवीजन कर दिया, फिर वो चीज हमें याद हो गई। फिर 7 डे अर्थात 6 डेज के अंदर हमने वो चीज लर्न की तो फिर याद हो गई। अब वापस फिर जैसे देखेंगे कि धीरे धीरे जो रिवीजन करने का जो अंतराल है वो टाइम बढ़ता जाता है। पहला 24 आवर्स में, फिर उसके बाद 72 आवर्स, फिर उसके बाद 7 डे, फिर 15 डे, फिर 30 डे, इस तरीके से टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो यह क्या एक सिस्टमेटिक तरीका भी है पढ़ने का। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि जो व्यक्ति ये जो ग्राफ बनाया इन्होंने, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है उनके लिए बनाया हुआ है, या फिर साइंटिफिक सब्जेक्ट के लिए बताया है। जैसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं उनमें अगर आप ये मेथड कभी फॉलो करते हो, 24 आवर्स, उसके बाद 3 डे, और आप इसको स्किप भी कर सकते हो 3 डे वाले को, 7 डे भी कर सकते हो, 7 डे, फिर उसके बाद 15 डेज, और उसके बाद 13 डेज। अगर सिर्फ आप ये 4 अगर रिवीजन कर लेते हो, पहला रिवीजन 24 घंटे के अंदर, दूसरा 7 डेज पे, तीसरा 15 दिन में, और चौथा 30 दिन में, तो मेरा मानना ये कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में काफी हद तक चली जाती है। मैं नहीं कहता पूर्णतः चली जाती है, लेकिन काफी हद तक चली जाती है, 80% तक चली जाती है। और इसके बाद आप वापस से रिवीजन करते हो तो आपको रिवीजन करने में टाइम भी कम लगता है, और इसके बाद चीजें बहुत फास्टली याद होती हैं। टाइम कम लगता है तो चीजें फास्टली याद होंगी, यही रीजन है, टाइम कम लग रहा है, और स्थायी मेमोरी में हमारी में चीजें चली जाती हैं। तो यही बेसिक तरीका ये जो बताते हैं बहुत सारे लोग, ये एबिंगहॉस वक्र है ये। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फॉरगेटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई, एबिंगहॉस वक्र समझ में आ गया। अभी हम देख लेते हैं विस्मरण के सिद्धांत, या फिर विस्मरण के कारण भी कह सकते हैं इनको, कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, जो कि हमारी सिलेबस में दिया हुआ है। तो क्या है कॉज ऑफ फॉरगेटिंग? कि अनुप्रयोग का सिद्धांत या हास का सिद्धांत, ये एबिंगहॉस सर ने दिया था, जो भी बताया है वही चीज है। इसमें क्या होगा कि हम जब कोई भी सूचना सीखते हैं और हमारे मस्तिष्क में उस सूचना के कोई न कोई एक चिन्ह बन जाते हैं, ठीक है, एक स्मृति चिन्ह होते हैं, और बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो स्मृति चिन्ह अभ्यास के या फिर प्रैक्टिस के अभाव में वो स्मृति चिन्ह धुंधले पड़ते जाते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अगर वहीं पे हम वापस से रिवीजन कर लें तो वो स्मृति चिन्ह ताजा रहेंगे और हमें वो चीजें याद रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं कर पाने पे क्या होगा, तो वही चीज लिखिए, क्या होगा कि अनुप्रयोग या हास का सिद्धांत, अगर अनुप्रयोग नहीं करेंगे, हास नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि देखो स्मृति चिन्हों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको लिखी हुई है, क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई सूचना सीखते हैं तब हमारे मस्तिष्क में स्मृति चिन्ह बनते हैं, परंतु सीखने के बाद जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अर्थात अभ्यास या उपयोग के अभाव में इन स्मृति चिन्हों का लोप हो जाता है और इंफॉर्मेशन फॉरगेटिंग हो जाती है। तो ये पहला सिद्धांत हो गया, क्या हो गया, अनुप्रयोग और हास का सिद्धांत। दूसरा होता है अवरोधक का सिद्धांत। अवरोधक क्या होता है, देखो दो टाइप के अवरोधक होते हैं, एक तो होते हैं अग्रोन्मुखी अवरोधक, दूसरा होता है पृष्ठोन्मुखी अवरोधक। तो अग्रोन्मुखी अवरोधक क्या होता है, देखो लैंग्वेज एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूं आपको कि हम में ज्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, तो सबसे पहले हिंदी भाषा सीखी हमने, उसके बाद हमारा मन हुआ कि भाई आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आरएस में हमारा सिलेक्शन हो गया, क्यों ना हमें राजस्थानी भाषा सीखी जाए। तो ठीक है, राजस्थानी भाषा सीखने लग गए। तो अगर हिंदी भाषा सीखने के बाद राजस्थानी भाषा सीखने में हमें दिक्कत आ रही है, तो इसे कहेंगे अग्रोन्मुखी अवरोधक। और वहीं पे अगर हम राजस्थानी भाषा सीख गए
और राजस्थानी भाषा सीखने के बाद वापस से हिंदी की चीजें हम कोई बोलना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं और हिंदी बोलने में हमें दिक्कत आ रही है, पढ़ने में या फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है, कामकाज करने में दिक्कत आ रही है, तो फिर इसे कहेंगे पृष्ठोन्मुखी अवरोधक या फिर रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसको समझते हैं किस प्रकार से। अग्रोन्मुखी अवरोध, अग्रोन्मुखी अवरोध अर्थात प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या है, जब पहले सीखी गई क्रिया, अब पहले कौन सी, हिंदी, पहले सीखी गई क्रिया नई सीखी गई क्रिया में अवरोधक बनती है। अर्थात जब हम राजस्थानी भाषा सीख रहे हैं तो हिंदी अगर उसमें अवरोधक बन रही है तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल भी बता दिया मैंने आपको। उसके बाद देखते हैं पृष्ठोन्मुखी अवरोध अर्थात रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या होता है कि नई सूचना के एकत्रण के बाद, यानी कि हमें हिंदी सीख ली, नई सूचना एकत्रित कर दी के बाद, सॉरी नई सूचना एकत्रित की, क्योंकि ये तो पुरानी ना, हिंदी तो हम पहले से जानते हैं, तो नई सूचना एकत्रित करने के बाद अर्थात हमने राजस्थानी भाषा सीख ली, पुरानी भाषा के रिकॉल में आने वाली कठिनाई, अर्थात वापस से पुरानी कौन सी सीखी थी हमने, हिंदी सीखी थी, हिंदी के रिकॉल में जो परेशानी आ रही है उसको क्या कहेंगे हम, रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अर्थात पृष्ठोन्मुख अवरोध। तो ये हो गया दूसरा सिद्धांत या फिर दूसरा कारण, ये भी कह सकते हैं विस्मृति का। पहला कारण क्या होता है कि उपयोग नहीं कर पाना, दूसरा होता है अवरोध का सिद्धांत, ये आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा होता है पुनरुद्धार असफलता सिद्धांत या फिर रिट्रीवर फेलियर। इसमें क्या होता है कि जब दीर्घकालीन जो स्मृति में संचित सूचनाओं का समय पर प्रयोग नहीं कर पाना पुनरुद्धार असफलता सिद्धांत कहलाता है, अर्थात विस्तार पूर्वक अभ्यास के अभाव में ऐसा होता है। यदि हम डिटेल में एक्सरसाइज नहीं करते हैं किसी चीज की तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बसी हुई चीजें भी हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोई मैथमेटिक्स का टीचर है और कैलकुलस पढ़ा रहा है रोज, किसी कारणवश वो 5 महीने या 6 महीने नहीं पढ़ा पाया, वैसे सारी चीजें उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में, लेकिन नहीं पढ़ा पाया तो वो स्मृति चिन्ह लोप होने लगते हैं। किसकी वजह से, लेक ऑफ डिटेल एक्सरसाइज। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से वो स्मृति चिन्ह गायब होने लगते हैं या फिर धुंधले पड़ने पड़ते हैं, धुंधले होने लगते हैं, और उसके कारण क्या होता है कि हम उसको रिकॉल करने में हमें दिक्कत आती है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं पुनरुद्धार असफलता सिद्धांत अर्थात रिट्रीवर फेलियर। तो ये तीसरा सिद्धांत हो गया, तीसरा कारण हो गया किसका, विस्मरण का अर्थात फॉरगेटिंग का। अभी अगला देखते हैं, यह है चौथा, यह है कूट संकेतन असफलता। कूट संकेतन असफलता क्या होती है कि यदि सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन का पर्याप्त संकेतन ना किया जाए, अर्थात कोई भी चीज हमने याद की और उसको हमने पर्याप्त संकेतन देके याद नहीं किया, तो क्या होगा, सूचना शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में प्रवेश ही नहीं करती, अर्थात शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाती है और कुछ टाइम बाद हम उसको भूल जाते हैं। यह क्या है, कूट संकेतन असफलता। देन है अभिप्रेरित विस्मरण। अभिप्रेरित विस्मरण में क्या होता है कि फ्रायड साहब इसके बारे में कहते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग पर्सन है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहली यूनिट में, और मेरा मानना तो ये कि विदाउट फ्रायड के आप साइकोलॉजी और बिहेवियर पढ़ ही नहीं सकते। सो इसलिए बहुत ही मतलब ऐसा शायद ही कोई टॉपिक होगा बिहेवियर में जिसमें फ्रायड के बारे में बात नहीं आती है, और नहीं भी आती है तो इनडायरेक्टली आती है, हम उसको पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो वो क्या कहते हैं कि हम वही भूलते हैं जो हम भूलना चाहते हैं। तो सही बात है, हमने देखा भी होगा, वही भूलते हैं जो भूलना चाहते हैं। इसका कारण क्या है, जिस चीज के ऊपर हम गौर नहीं करते तो उसको हम भूल जाएंगे, सीधी बात है। तो फ्रायड साहब ये कहते हैं। तो ये अभिप्रेरित विस्मरण क्या है, अभिप्रेरित अर्थात हम उसके प्रति उद्वेलित नहीं हुए, हमारे अंदर इच्छाएं जागृत नहीं हुई उसके लिए, तो क्या होगा, अभिप्रेरणा नहीं हुई, और अभिप्रेरणा नहीं हुई तो क्या होगा, फिर हम उसको भूलेंगे भूलेंगे। देन उसके बाद अगला कारण है दबाव यानी स्ट्रेस एंड अति दुश्चिंता। ये भी एक कारण होता है, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या परेशानी में रहते हैं तो क्लास में पढ़ी हुई चीजें भी हमें याद नहीं होती हैं, तो या फिर होती भी हैं याद, तो उन चीजों को हम भूलने लगते हैं। तो ये विस्मृति के कारण है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देखी, एक बार वापस से बता देता हूं मैं आपको। एक्चुअल में सिलेबस में है हमारे में, वो विस्मृति के बारे में सिर्फ एक ही दे रखा है, फॉरगेटिंग के बारे में कि कॉज ऑफ फॉरगेटिंग। तो इसके लिए एबिंगहॉस वक्र भी आपको आना चाहिए, कॉज ऑफ फॉरगेटिंग में आ जाता है। तो मैंने एबिंगहॉस वक्र बता दिया और बनाने का तरीका बता दिया किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि हम उसको टाइम से प्रयोग में नहीं ले रहे हैं चीजों को, यानी कि रीयूज नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाएंगे। अवरोधक, अवरोधक क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस, कौन कौन से, प्रोएक्टिव और
रेट्रोएक्टिव, इसके बारे में बात कर ली। देन रिट्रीवल फेलियर अर्थात पुनरुद्धार असफलता सिद्धांत, इसके बारे में बात कर ली। कूट संकेतन, ठीक से हमने क्लू नहीं किया, चीजों को क्लू नहीं किया तो ही भूलेंगे। और अभिप्रेरणा विस्मरण अर्थात अभिप्रेरित नहीं हुआ उस चीज के लिए तो ही भूलेंगे। और स्ट्रेस वगैरह ये भी चीजें होती है तो भी हम भूल जाते चीजों को। और स्ट्रेस वगैरह के बारे में नेक्स्ट यूनिट में डिटेल से पढ़ना है हमें। तो बहरहाल अभी हम देखते हैं कि ये अपना, यहां देखो ये यूनिट कंप्लीट हो गई, यूनिट नहीं सॉरी, ये जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमने 4 टॉपिक में इस यूनिट को डिवाइड किया था। तो देखो अपना स्मृति पहले ही कंप्लीट हो गया था, और अभी विस्मृति अर्थात फॉरगेटिंग में मीनिंग देख चुके हैं, एविंगॉस वक्र देख चुके हैं, और सिद्धांत अर्थात एक तरीके से सिद्धांत में कह सकते हैं कि कॉज ऑफ फॉरगेटिंग अर्थात इसके कारण भी हम देख चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन, और उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, मीनिंग और अभिप्रेरणा चक्र और मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत और आकलन। वैसे सिलेबस में हमारे में सिर्फ आकलन ही दिया हुआ है कि अभिप्रेरणा का आकलन कीजिए, लेकिन मैं नहीं मानता कि देखो मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत से क्वेश्चन पूछ रखा है इन्होंने लास्ट ईयर, और अभिप्रेरणा चक्र से ही पूछ रखा है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इनडायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं। तो ठीक है, देखते हैं अभी अभिप्रेरणा देख लेते हैं क्या है। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा एक्चुअल में है क्या, मोटिवेशन है क्या, पहले तो ये जाने। बहुत सुना होगा आपने मोटिवेशन। तो मोटिवेशन होता है किसी भी चीज को देख के उसके प्रति हमारे अंदर एक भूख जागृत हो जाती है कि हमें इस चीज को पाना है, हमें इस चीज को करना है, तो हम उसके प्रति अभिप्रेरित हो जाते हैं कि नहीं ऐसा हमें भी करना है। ठीक है, तो इसके कुछ कारण हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो अभिप्रेरणा को जान लेते हैं कि मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन एक्चुअली आंतरिक शक्ति या उत्तेजना के कारण होती है। आंतरिक शक्ति क्या होगी, भूख लगी है आपको, उत्तेजित हो गए, के कारण विशेष लक्ष्य की ओर किया गया निरंतर प्रयास अभिप्रेरणा कहलाता है। क्या कि उत्तेजना के कारण विशेष लक्ष्य की ओर किया गया निरंतर प्रयास ही क्या है, अभिप्रेरणा है अर्थात मोटिवेशन है। और जो अभिप्रेरणा है वो व्यवहार में का निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है, यानी आपका बिहेवियर किस तरीके से होगा ये आपके मोटिवेटिंग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आप देखते होंगे मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर हैं देश के, वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, तो उसी प्रकार से उनका बिहेवियर रहता है। कहीं पे भी जाते हैं तो उस जोश खरोश के साथ मिलते हैं सबसे, और उसी तरीके से उनके वक्तव्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को रिडिफाइन या फिर डिफाइन करती है जो मोटिवेटिंग फैक्टर है। इससे किसी भी कार्य के प्रारंभ करना और जारी रखने की प्रक्रिया शामिल है। जैसे मोदी जी देखो सिर्फ 3 से 4 घंटे सोते हैं, क्यों सोते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड हैं। और भी मैं ये नहीं कह रहा कि पक्ष के लोग, बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत साहब, वो भी कितने एक्टिव रहते हैं, क्यों, क्योंकि मोटिवेटिंग फैक्टर है। मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है कि उन्हें एक अच्छे राजनीति के तौर पर स्थापित होना है, हालांकि हो चुके हैं वो, लेकिन फिर भी उनको और भूखे अंदर से कि नहीं मुझे और सेवा करनी है राजनीति में। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं जो कि रीजन होते हैं एक तरीके से। अब देखो ये जो मोटिवेशन होता है या मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन, और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन। अब आप कहेंगे सर ये तो पहली बार सुन रहे हैं, चलो ये मोटिवेशन तो शब्द ही पॉजिटिव है, नेगेटिव कैसे हो गया। तो देखो समझाता हूं। अब कई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे कि नेगेटिव चीजों की ओर जाना नेगेटिव मोटिवेशन हो सकता है, तो ये पूर्ण तरीके से सही नहीं है, हालांकि कुछ तरीके से हो सकता है। एक्चुअल में हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन को दूसरा नाम हो रहा है, उसको बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। अब इस चीज को समझ जाएगा, वो समझ जाएगा पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है। तो देखो मैंने लिखा है A to A, इसका क्या मतलब है। तो कई बार आपने देखा होगा कि हम कोई मोटिवेशन लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हमारे सीनियर्स वगैरह हमसे कहते हैं कि ये बाहर से आग कब तक लगाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अपने अंदर जो जुनून पैदा हो रहा है ये बाहर से कब तक मोल का लेगा, इसको अपने अंदर ही जागृत करता रहे और अंदर ही जलता रहेगा, तो अंदर ही ये मोटिवेटिंग फैक्टर आता रहेगा और कंटिन्यू अपना काम करता रहेगा लक्ष्य के लिए। तो ये क्या है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य की भूख बाहरी चीजों को देख के ना आनी चाहिए, मतलब अपने अंदर ही रहनी चाहिए कि मुझे सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको अर्जित नहीं कर लेता। तो ये क्या है, ये है सकारात्मक अभिप्रेरणा या फिर आंतरिक अभिप्रेरणा या फिर मोटिवेटिंग फैक्टर, पॉजिटिव मोटिवेटिंग फैक्टर। और नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है कि मान के चलो हमें मोटिवेशन चाहिए तो हम बाहरी चीजों की ओर जाएं,
यानी कि भौतिक चीज कह सकते हैं एक तरीके से, स्पिरिचुअलिटी में चले जाऊं तो। और वैसे देखें तो और चीजों से हम मोटिवेट होते हैं और अपने काम को करते हैं। तो एक दिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जिन बाहरी चीजों से हम मोटिवेटेड हो रहे हैं वो ना रहें, या फिर वो जिस टाइम पे हमको उनकी जरूरत हो उस टाइम पे वो हमारे काम ना आ पाए। तो एक तरीके से वो नेगेटिव ही हुआ ना। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है और नेगेटिव मोटिवेशन क्या है। अर्थात खुद के अंदर ही वो भूख जागृत होना, तब तक मतलब मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन नाम ले चीजों को लेकर, तब तक चीजें करते रहना, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। और ज्यादातर जो महान लोग होते हैं उनके अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। और कुछ लोग जो छोटी मोटी सफलता पा लेते हैं या फिर एक तरीके से कुछ ऐसा नहीं करते, नॉर्मल चीजें कर लेते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन होता है लेकिन नेगेटिव मोटिवेशन होता है। वो बाहरी चीजों से अभिप्रेरित होते हैं और एक टाइम ऐसा होता है कि बाहरी चीजों को या तो वो क्रॉस कर जाते हैं, अर्थात उससे आगे चले जाते हैं, या फिर बाहरी चीजें एक टाइम पर नहीं रहती तो वो फिर अभिप्रेरित नहीं रह पाते और अपने काम में कंटिन्यूटी नहीं ला पाते। बहरहाल ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी कैरेक्टर्स देख लेते हैं मोटिवेशन के, अर्थात विशेषताएं। तो मोटिवेशन एक तो पहली बात कि ये प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। ये बड़ा गजब का फैक्ट है। कैसे? दोनों हैं ये। बहुत तो प्रक्रिया होती है, परिणाम होते हैं, लेकिन मोटिवेशन दोनों है। मोटिवेशन कैसे? दोनों कैसे? प्रोसेस कैसे कि आप मोटिवेटेड रहोगे तो प्रक्रिया के दौरान ही रहोगे ना। प्रक्रिया अगर खत्म हो गई, परिणाम मिल गया, तो परिणाम कब मिला? परिणाम तभी मिला जब आप मोटिवेटेड थे। तो और परिणाम मिलने के बाद भी आप मोटिवेटेड हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस भी है और एक रिजल्ट के रूप में भी है। देन अभिप्रेरणा का जन्म किसी न किसी आवश्यकता से होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आवश्यकता नहीं होगी, तब तक भूख नहीं होगी किसी चीज की, तब तक आप मोटिवेटेड नहीं हो सकते। जैसे आपके अंदर इस टाइम पे आपकी आवश्यकता क्या है कि मुझे आरएस बनना है। यह आपकी आवश्यकता है। क्या है आवश्यकता? कि मुझे आरएस बनना है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मुझे ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए आपके अंदर क्या है? आप मोटिवेटेड हो। और जिस दिन ये आवश्यकता खत्म हो जाएगी कि नहीं यार मुझे तो कोई नौकरी ले लेनी है, कुछ नहीं करना, तो उसके बाद आप उस लेवल पे या उस लक्ष्य के प्रति मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे। और मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे तो जो आपका टारगेट आरएस बनना है उसके लिए आप काम नहीं करोगे या कंटिन्यू वर्क नहीं कर पाओगे। देन अगला इसका कैरेक्टर है कि इसमें व्यक्ति जब तक क्रियाशील रहता है तब तक उद्देश्य की प्राप्ति ना हो। तो बिल्कुल अभी मैंने बताई, आप आरएस बन भी जाते हो तो उसके बाद क्या आपकी भी प्रेरणा कम हो जाएगी। लेकिन किसके लिए? आरएस बनने के लिए भी प्रेरणा कम नहीं, फिर आपके लिए अलग अलग चैलेंजेस होंगे, उसके लेके आप फिर से आपके अंदर कोई ना कोई आवश्यकता जागेगी और फिर आपके अंदर एक अलग प्रकार का मोटिवेशन जाएगा। तो ये अलग प्रोसेस है। देन अगला कैरेक्टर है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की रुचि के अभाव में भी प्रभावी होती है। अब रुचि के अभाव में कैसे? कि मान के चलो आपको कितना भी मोटिवेटेड कर दिया, कैसे कि आप आरएस की तैयारी कर रहे हो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोई बच्चा पढ़ रहा है ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड कर दिया कि इस तरीके से चीजें होती थी और ये अलग ही रोमांस है। लेकिन अगर बच्चे का साइंस एंड टेक में रुचि नहीं है, उसने बचपन में उसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप कितना भी मोटिवेटेड कर लो, जब पढ़ने बैठेगा उसको बेसिक से समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो फिर वो मोटिवेटेड रह नहीं पाएगा। तो यही चीज है कि अभिप्रेरणा व्यक्ति की रुचि के अभाव में भी प्रभावी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इनसे आप समझ पाए होंगे कि अभिप्रेरणा क्या है। अभी हम देखते हैं अभिप्रेरणा चक्र। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है ये जान लेते हैं, अर्थात मोटिवेशन साइकिल। अभिप्रेरणा चक्र क्या होता है? मोटिवेशनल साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है? तो देखो ये मैंने लिखा है ना, NDA-GAR गार, इसको हम बाद में समझेंगे, इसको अभी आप ये रहने दो, वो बहुत काम की चीज है। सबसे पहले तो अभिप्रेरणा चक्र समझते हैं क्या होता है। तो देखो ये अभिप्रेरणा कुछ इस प्रकार से चलती है। अभिप्रेरणा के लिए पहली चीज क्या होती है? मैंने आपको बताया, आवश्यकता। आवश्यकता अर्थात भूख होती है किसी भी चीज को पाने की। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? अगर हमें आवश्यकता किसी चीज की होगी तो हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर प्रणोद अर्थात अंतर्नोद होगा, इनर ड्राइव जागृत होगी हमारे अंदर। ड्राइव अर्थात प्रणोद। अब प्रणोद का क्या मतलब हो गया? अगर ये भूख है हमारे अंदर, एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं आपको कि भूख किस चीज की? वही आरएस बनने की हमारे अंदर भूख हो गई।
अगला फैक्टर क्या आएगा कि भूख होगी तो हमारे अंदर क्या ड्राइव जागृत होगी, प्रणोद अर्थात फोर्स लगेगा कि मुझे तो आरएस बनना ही है। और अंतर्नोद के बाद क्या होगा, उद्वेलन होगा। उद्वेलन अर्थात एरोजल होगा। एरोजल का क्या मतलब हो गया, एरोजल का मतलब हो गया कि ये जो फोर्स है, भूख है, ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम हो जाएगा, अर्थात अब तो मुझे रुकना ही नहीं, अब तो मुझे आरएस बन के काम लेना है। तो उसके बाद क्या करोगे, मैक्सिमम जब फोर्स हो जाएगा तो आप लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार करोगे। कहने का मतलब आप रात को सो रहे हो और सोते हुए भी आपकी नींद खुल जाए 5 घंटे 6 घंटे के बाद, जितनी आपको नींद की जरूरत हो उसके बाद, और सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ पढ़ने के बारे में और आपके टारगेट के बारे में आप पूरी तरीके से फुल्ली डेडिकेटेड रहो, तो तब क्या करोगे, आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करोगे, आपको गोल को अचीव करोगे। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर आप इतना तगड़ा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहे हो तो आपको अचीवमेंट भी मिलेगी, अर्थात आपको उपलब्धि मिलेगी। फिर क्या होगा, उद्वेलन की कमी आएगी। उद्वेलन अर्थात ये जो मैक्सिमम फोर्स है, या फिर लेक ऑफ एरोजल, या फिर रिडक्शन ऑफ एरोजल, यानी कमी आ जाएगी इसकी। फिर क्या होगा, अगर इसकी कमी आ जाएगी फिर आपके और टारगेट मिलेंगे, या फिर और तरीके के लक्ष्य के ऊपर इस प्रकार की और टारगेट मिलेंगे, तो क्या होगा, फिर अलग टाइप की आवश्यकता, अलग टाइप की भूख होगी, आरएस की जगह और कुछ हो जाएगा। फिर ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये क्या है, ये है अभिप्रेरणा चक्र। अब देखो, इसको याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको कि इसको आप 6 पॉइंट है ना, इसको तो याद करने का तरीका क्या है। देखो, एन से क्या हो गया, नीड, डी से हो गया ड्राइव, ए से हो गया एरोजल, जी से हो गया गोल, ए से हो गया अचीवमेंट, और आर से हो गया रिडक्शन ऑफ, या फिर लेक, या फिर मैंने याद करने के लिए आपको रिडक्शन लिख दिया, रिडक्शन ऑफ एरोजल। तो देखो, एनडीए और जीएआर, तो इसको याद करने का क्या तरीका हुआ, एनडीए, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कह सकते हो आप, या एनडीए जो गठबंधन है पॉलिटिक्स में, ये भी जानते हो आप, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। और जीएआर से क्या होगा, ज्ञार। तो ये आप याद करने का शॉर्ट ट्रिक्स बता सकते हो, जो अभी मैंने बताई थी कि किस तरीके से स्मृति को बढ़ाया जा सकता है। तो फर्स्ट अक्षर मैंने ले लिया, तो एनडीए गार, या फिर इसको हिंदी में लिख सकते हो एनडीए गार। तो बस अब आपको कोई भी पूछे एग्जाम में आए कि अभिप्रेरणा चक्र क्या है, तो सिर्फ आपको ये 2 वर्ड याद रहने चाहिए, एनडीए गार, तुरंत लिख दोगे। एन से नीड, डी से ड्राइव, ए से एरोजल, जी से गोल निर्दिष्ट व्यवहार करोगे आप, ए से अचीवमेंट, और जी से रिडक्शन ऑफ एरोजल। ठीक, क्योंकि पढ़ तो रखा ही है, तो इसलिए आप फुल फॉर्म तो इन सारों की लिख दोगे 2-4 बार जब प्रैक्टिस करोगे डिटेल में, तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स कंटिन्यू याद रहेगी। तो एक तरीके से ये आपके संकेतक के रूप में काम करेगा। लेकिन संकेतक के रूप में परमानेंट कब होगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कब जाएगा, जब आप बार बार 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभिप्रेरणा चक्र, अर्थात मोटिवेशनल साइकिल। आपको समझ में आ गया होगा ठीक ढंग से। अभी आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है। आगे देखो, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, या फिर कह सकते हैं कि आत्मसिद्धि सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, ये किसने दिया था और क्या है। देखो, एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आया था वो आत्मसिद्धि से आया था कि आत्मसिद्धि क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। तो एक मैस्लो साहब थे जो कि मानवतावादी विचारक थे, अब्राहम मैस्लो। उन्होंने क्या किया कि आवश्यकता को मोटिवेशन का आधार माना, जो कि मैंने पहले बताया आपको, और उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई मनुष्य जीवन के लिए, कि मनुष्य जीवन है उसके लिए 5 आवश्यकताएं, क्योंकि मानवतावादी विचारक थे तो मनुष्य जीवन के ऊपर सारी चीजें की। तो देखो, ये मैंने सारी चीजें आपको एक ड्रॉ कर दिया, एक डायग्राम, उसके द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो किस प्रकार से हंसते हुए अब्राहम मैस्लो साहब हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस छायांकित चित्र से आपको ठीक ढंग से समझ भी पाओगे इस डायग्राम से। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो पहली जो आवश्यकता होती है, निम्नतम जिसको, तो नीचे होगी वो क्या होगी, निम्नतम आवश्यकता। तो पहली आवश्यकता है वो क्या होती है, फिजिकल आवश्यकताएं होती हैं, फिजिकल होती हैं। वो कौन कौन सी हैं, कि हमारे लिए रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए। तो देखो, इस चित्र के द्वारा भी यही समझाया गया कि देखो, खाना मिल गया उसको, रोटी कपड़ा मिल गए, और आराम से सोने के लिए बेड मिल गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, मकान तो सॉरी सेकंड में आएगा, रोटी कपड़ा मिल जाए, सोने के लिए बेड मिल जाए, बस। दूसरा क्या होगा, दूसरी जो, ये तो पहली आवश्यकता है, फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट, देखो लिखा भी है फर्स्ट आवश्यकता। और वही बात करें, सेकंड आवश्यकता क्या होगी, सेकंड होती है सेफ्टी। सेफ्टी किस तरीके से, कि पैसे भी रहे हमारे पास, मनी रहे, एलआईसी वगैरह, और उसके अलावा हमारे पास एक घर भी हो जिससे हमारा छत वगैरह हो और हमारा सर ढक सके।
उसके बाद क्या आवश्यकता पैदा होती है, ये मनुष्य जीवन का भी आधार है। हमारे और तुम्हारे ऊपर भी इस चीज को हम अप्लाई करके देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें किस चीज की नीड होती है, भूख लगती है तो खाना मिल जाए, उसके बाद सोने के लिए बेड मिल जाए, फिर अरे ऊपर छत भी हो और पैसे भी हो, ये सेकंड हो जाती है। फिर उसके बाद हमें किस चीज की, सामाजिक यानी कि सोशल नीड होती है कुछ, जैसे लव, बिलोंगिंग। तो फिर हमें लव की आवश्यकता पड़ती है, बिलोंगिंग अर्थात बच्चे वगैरह, इस चीज के लिए हम वो होते हैं। फिर आगे की जो इच्छा होती है वो क्या होती है, सम्मान और पद पाने की इच्छा, कि ये सारी चीजें होंगी। फिर क्या है, समाज में लोग हमें जाने और हमें सम्मान दें, तो इसके लिए एस्टीम, कुछ अचीव करना चाहते हैं हम, और रेस्पेक्ट, दूसरों से हम रेस्पेक्ट की उम्मीद करने लगते हैं। तो ये हमारी चौथी आवश्यकता हो गई। अब ये सब कुछ हो गया, आपके पास रोटी कपड़ा मकान भी है, आपके पास अपना लव भी है, बच्चे भी हैं, आपको सम्मान भी मिल चुका है। फिर इंसान किसकी खोज में निकलता है, फिर निकलता है आत्मसिद्धि की खोज में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर सोचता है इंसान कि मुझे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिले, जो कि उच्चतम आवश्यकता है किसी भी इंसान के जीवन की। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को हम आगे डिटेल में देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी आ रखा है और आगे भी आ सकता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो देखो क्या है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अर्थात आत्मसिद्धि क्या है। आत्मसिद्धि वह बनने की चाह जो वह व्यक्ति बनना चाहता है, अर्थात अपनी संभाव्यता को अधिकतम करने और कुछ प्राप्त करने की, ये क्या है, ये आत्मसिद्धि है। अर्थात जो हमारे जीवन में मैक्सिमम अचीव करना चाहते हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। मैस्लो ने इसको किस चीज से एक कुछ एग्जाम्पल दिए और उनमें समझाने की कोशिश की, क्या कि एक संगीतकार को संगीतज्ञ बनना चाहिए या करना चाहिए, और एक कलाकार को कला करनी चाहिए, एक कवि को कविता की रचना करनी चाहिए जो कि इंटरेस्ट का काम है, और एक तक उन्होंने यहां तक कहा कि प्रसन्न होना चाहिए। तो एक व्यक्ति जो कुछ भी बन सकता है उसे बनना चाहिए, मतलब एट द एंड तो उन्होंने ये कहा कि इंसान को खुशी रहना चाहिए। एक आवश्यकता अभिप्रेरणा का कार्य तब तक करेगी तब तक अन्य आवश्यकताएं पूरी हो चुकी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आवश्यकता आपके लिए अभिप्रेरणा का काम तब तक कर सकती है तब तक उस आवश्यकता की पूर्ति ना हो जाए। जिस दिन उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी उस दिन अपना वो अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का काम करना बंद कर देगी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये क्या है, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अर्थात अपनी संभाव्यता को अपने मैक्सिमम लेवल तक ले जाना, या फिर जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं वह पा लेना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आया तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे, तो आप इस तरीके से स्टार्ट करोगे। लिखने का तरीका बता देता हूं मैं आपको कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तो ये लिखोगे एब्राहम मैस्लो द्वारा दिए गए अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सिद्धांत या फिर आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत की उच्चतम जो आवश्यकता है, उन्होंने जो 5 आवश्यकता लिख दो, 5 आवश्यकताओं में से जो उच्चतम आवश्यकता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, आत्मसिद्धि है। उन्होंने इसमें कहा कि आत्मसिद्धि वह बनने की चाह है जो इंसान बनना चाहता है या फिर अपनी संभावना को अपने मैक्सिमम लेवल तक ले जाना चाह रहा है। और उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन में इतना, 5 नंबर क्वेश्चन है तो फिर आप सब कुछ लिख सकते हो कि मैस्लो कहते हैं कि एक संगीतकार को संगीतज्ञ बनना चाहिए या संगीत करना चाहिए, एक कलाकार को कला करनी चाहिए, कवि को कविता की रचना करना चाहिए, और अंततः उन्होंने यहां तक कहा कि प्रसन्न होना चाहिए व्यक्ति को, कुछ नहीं कर रहा है तो कुछ तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के साथ ही क्या खत्म होता है, मैस्लो का पदानुक्रम, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी यहां पे ओवर होता है। अब उसके अलावा ये तो अब तक हमने पढ़ा, ये इनडायरेक्टली पूछा, जो सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या है, असेसमेंट ऑफ मोटिवेशन अर्थात अभिप्रेरणा का मूल्यांकन। तो अभिप्रेरणा का मूल्यांकन देखो एनसीईआरटी वगैरह में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो अन्य यूनिवर्सिटीज की किताब है उनमें लिखा हुआ है, तो वहां से मैंने आपको ये बताया है। उसमें क्या है देखो, वाचिक सूचनाएं अर्थात इन्वेंटरीज। देन सेकंड क्या है, मूल्यांकन। आप जानते हैं मूल्यांकन मैंने आपको पहले बता ही रखा है, अर्थात किसी चीज को चेक करना, असेस करना किसी चीज को। तो अगर हम मोटिवेशन को असेस करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, इन्वेंटरीज पहला तरीका। दूसरा प्रक्षेपण विधियां अर्थात प्रोजेक्टिव टेक्निक। उसके बाद तीसरी होगी परिस्थितिजन परीक्षण अर्थात सिचुएशनल टेस्ट। देन फोर्थ होगा क्रिया स्तर मापन विधि अर्थात मेजरमेंट ऑफ एक्टिव लेवल मेथड। तो सबसे पहले इन्वेंटरीज की देख लेते हैं। इन्वेंटरीज क्या होता है, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक अभिप्रेरकों को मापने के लिए वाचिक सूचना यानी इन्वेंटरीज बनाई जाती हैं
और किसी भी सूची में एक सामाजिक अभिप्रेरक से संबंधित कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सामाजिक अभिप्रेरक है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने एक रेटिंग स्केल्स होता है। मतलब उस प्रश्न का उत्तर आप किस लेवल तक किया जा रहा हो। कहने का मतलब अगर उसके 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन, अगर आपने बीएड के एंट्रेंस एग्जाम कभी दिया हो तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, एक सब्जेक्ट आती है, तो उसके 4 ऑप्शनों में ऐसा नहीं होता कि अगर आपने गलत टिक कर दिया तो पूरा आपको पूरा गलत होगा, ऐसा नहीं होता। उसमें नंबर का डिवाइड ऐसा होता है कि आपने बिल्कुल सही टिक किया है तो 4 नंबर मिलेंगे, और गलत किया है तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 मिलेंगे, और गलत किया है तो 2 मिलेंगे, और सबसे गलत वाला अगर आपने टिक किया है तो आपको 0 नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब आपको 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आपने बिल्कुल सही वाला टिक किया है तो बिल्कुल सही और गलत क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस में कि हाँ इसके बारे में ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि परम बात आ जाती है उसकी कि नहीं ये तो इससे सब कुछ इसमें डिफाइन हो रहा है इसका, तो वो अगर होता है तो 4 नंबर, और उससे कम वाले पे 3 नंबर, उससे कम वाले पे 2, और बिल्कुल गलत अगर कोई पॉइंट दे रखा है नेगेटिव तो उसमें 0। तो उसी प्रकार से रेटिंग स्किल्स होते हैं। अगर आपने जिस तरीके से उसमें इन्वेंटरीज में टिक किया है उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग स्किल्स पे नंबर मिल जाते हैं। देन अगला है प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये तो आपको पता ही है, बहुत ही लोकप्रिय है, इतनी लोकप्रिय है इसके बारे में मैंने बताया और एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। किससे रिलेटेड, जो लास्ट यूनिट हमने पढ़ी थी उसमें आता ही है इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या है, टेट और आईवीटी अर्थात थैमेटिक अप्रेंटिस टेस्ट और इंक ब्लॉक टेस्ट अत्यधिक प्रचलित हैं। इसमें अस्पष्ट चित्र होते हैं, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं लास्ट यूनिट में, या परिस्थितियां होती हैं, और उन अस्पष्ट चित्रों या परिस्थितियों को देखकर प्रायोज्य यानी कि जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं वो अपने विचार प्रकट करता है और उसके बाद हम उसको असेस करते हैं। देन हम देखते हैं थर्ड जो है परिस्थितिजन्य, अर्थात आपको एक सिचुएशन बता दी जाती है और उसके अलावा उसमें पूछा जाता है आपसे कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो इस प्रकार के परीक्षण में प्रयोजन अर्थात जिसका हम असेसमेंट कर रहे हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में रखकर उसके व्यवहार में आए परिवर्तनों का निरीक्षण या परीक्षण, ठीक है, करके नोट किया जाता है कि संबंधित अभिप्रेरक का गहन अध्ययन किया जाता है कि ये अभिप्रेरित था और फिर इस प्रकार की कंडीशन में इसने इस प्रकार से बिहेवियर किया। तो ये क्या हो गया, ये सिचुएशनल टेस्ट हो गया। इसका एक दोष भी होता है सिचुएशनल टेस्ट का, क्या कि अगर व्यक्ति को यह जानकारी हो जाती है कि उसके व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, अगर आपको पता लग जाए कि आपका निरीक्षण किया जा रहा है तो आप वास्तविक व्यवहार शो नहीं करोगे, यानी कि आप रियल में जो आपका बिहेवियर है उसको शो नहीं करोगे। आप सोचोगे कि अगला व्यक्ति मुझे देख रहा है, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज को छुपाने की कोशिश करोगे। तो ये क्या, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, किसका, सिचुएशनल टेस्ट का। देन हम अगला देख लेते हैं क्रिया स्तर मापन विधि अर्थात मेजरमेंट ऑफ एक्टिविटी लेवल मेथड। क्या है इसमें कि प्राणी में अभिप्रेरणा जितना प्रबल होगा, यह कहता है कि कोई भी इंसान है उसमें मोटिवेशन जितना ज्यादा प्रबल है वह संबंधित अनुक्रिया भी उतनी ही सक्रियता के साथ करेगा। अर्थात जितना ज्यादा मोटिवेटेड रहेगा इंसान उतनी ही एक्टिव होके पार्टिसिपेट करेगा अपने वर्क के अंदर या अपने गोल के अंदर। अर्थात जो भी अनुक्रिया की जाएगी वो प्रबलता की अभिप्रेरणा के अनुसार की जाएगी। अर्थात जितना ज्यादा एक्टिव है बंदा तो आप समझ सकते हैं कि उसका मोटिवेशन लेवल है वो भी उतना ही ज्यादा अच्छा है, उतना ही प्रभावी है। इससे प्राणी को अभिप्रेरणा सहित व रहित रहकर उसकी अनुक्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है। अर्थात जब वो उसकी मैक्सिमम उसको मोटिवेशन दे रखा था तो वो किस प्रकार से अपनी एक्टिविटीज को कर रहा था, और जब बिल्कुल ही कम कर दिया उसका मोटिवेशन अर्थात मोटिवेशन दिया ही नहीं, तब वो किस प्रकार से अपनी एक्टिविटीज को कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे, जैसे एक आईपीएल है, आईपीएल मैच होते हैं। अब आईपीएल मैच में आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन जो खिलाड़ियों की रेट्स है या फिर बढ़ती जा रही है, वो जो जिस प्रकार से उन पे बोली लगाई जाती है, तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी बोलियां लगती हैं और भिन्न प्रकार की सुविधाएं होती हैं, और उसके ऊपर अगर वहां पे वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो और भी उनको प्राइज मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो मतलब बिजनेस के लिए भी चीजें मिलती हैं, ऐड करने के लिए मिलते हैं, तो उनसे उनका फेम भी बढ़ता है। और इंडिया टीम में आखिरकार जिस चीज के लिए वो खेल रहे थे, इंडिया टीम में आने का, तो वो भी उनको मौका मिलता है। तो क्या होगा, अगर ये आईपीएल क्या करता है, ये एक तरह मोटिवेटिंग फैक्टर है, ये प्राइज वगैरह सब कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर आईपीएल हटा दिया जाए मान के चलो, तो फिर इंसान क्या सिर्फ इंडिया टीम के लिए खेलना है तो बहुत कम, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आप देख लो 2008 से इंडिया क्रिकेट में आईपीएल स्टार्ट हुआ था और आईपीएल आने के बाद इंडियन क्रिकेट किन ऊंचाइयों को छू रहा है।
इवन इस स्तर पर आ गए हम कि आज के टाइम पे 2 से टीम इंडियन टीम खेल सकती है इंटरनेशनल लेवल पे। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से मोटिवेटिंग फैक्टर इतना हाई हो गया कि हमारी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हाई होने लग गई। और अगर हम इसको कम कर दें, बिल्कुल हटा दें, तो फिर किस प्रकार से हमारी एक्टिविटीज होंगी। तो ये तरीका है क्या चेक करने का, किसको, हमारे मोटिवेटिंग फैक्टर को। ठीक है, तो इस प्रकार देखो ये अपना यहाँ पे मोटिवेशन भी कंप्लीट होता है और मोटिवेशन के साथ साथ अपना ये पूरा टॉपिक भी कंप्लीट होता है, अर्थात ये पूरी यूनिट भी अपनी कंप्लीट होती है, जो कि लर्निंग और मोटिवेशन के नाम से जानी गई। अर्थात पढ़ा हमने इस चीज को, तो देख लियो जिस तरीके से हमने पढ़ा, एक बार वापस से एक बार बता देता हूं आपको। अधिगम में हमने सब कुछ पढ़ा, इंपॉर्टेंट चीज स्टाइल ऑफ लर्निंग पढ़ी, फिर उसके बाद हमने फॉरगेटिंग स्मृति सॉरी मॉडल ऑफ मेमोरी पढ़े। मॉडल ऑफ मेमोरी मैंने आपको बताया, स्टोरेज, इनकोडिंग और रिट्रीवल। ठीक है, उसके बाद हमने विस्मृति के प्रकार पढ़े या फिर कारण पकड़े, जो भी अपने सिलेबस में। उसके बाद मोटिवेशन जो कि आकलन पढ़ा, वैसे इसमें इंपॉर्टेंट यही मेस्लो का आवश्यकता सिद्धांत और विप्रेरणा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आकलन नहीं पूछ सकता ऐसी बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल एग्जाम में और जहां से ही पूछे हमने सब कुछ पढ़ा है, ठीक से पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं ठीक ढंग से आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो ठीक है, मिलते हैं इन्हीं उम्मीदों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।